हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात, राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो आपकी रहेगी इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 4 के रिगार्डिंग। वैसे मैंने PDF से करवाए थे आपके इकोनॉमिक सर्वे वाले नोट्स, तो वो भी मैंने यहाँ पर PDF है वो निकलवा ली है। तो हम लास्ट में इसको PDF के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अभी क्या PDF से कुछ डाटा है वो सर की राइटिंग वगैरह में थोड़ा मेरे को इश्यू रहता है कि कुछ डाटा मेरे को समझ में नहीं आते, तो मैं कंप्लीट इसे नोट से करेंगे। फिर उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी हम देख लेंगे कि क्या कुछ एक्स्ट्रा वगैरह तो नहीं बताया सर ने। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। देखते हैं कौन कौन से आपको इसमें देखने डाटा याद करने हैं। 4th चैप्टर में फर्स्ट आपको देखने मिलेगा आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग वैल्यू। जैसे हमने एग्रीकल्चर में देखा था कि एग्रीकल्चर में हमने देखे थे क्या कि GDP में योगदान कितना था। GDP में क्या देखा था, योगदान देखा था। तो हमने देखा था कि GDP में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान अगर हमने परसेंटेज की अकॉर्डिंग बात की थी तो हमने देखा था 26.21, 26.72। वही हमने इसका वैल्यू के टर्म पर देखा था 2 और 3%, 2 पॉइंट कुछ था और 3% इधर कुछ आपको देखने मिलता है। और उसमें हमने वर्दी देखी थी 2% की वर्दी हमने देखी थी 2%, और इधर आपको 9% की ग्रोथ है वो देखने मिलती है। 3.03 या ऐसे कुछ इसमें डाटा है वो देखने मिलेगा, तो आप एक बार देख लेना। मैं खुद ये वाला डाटा है वो बोल रही हूँ, बस ये आगे पॉइंटों वाला डाटा है। अगर हमारे सामने ऑप्शन होंगे या फिर कुछ भी होगा तो अपन कर लेंगे। ओके, फिर आप इसी प्रकार आपको इसमें देखना है, किसमें, इंडस्ट्री में देखना है। और इंडस्ट्री में आपको देखने मिलेगा आई थिंक 2.33 ही होना चाहिए, 2.33, 3.07 या ऐसे कुछ। हाँ, मुझे क्लियर पॉइंटों के आगे का डाटा मुझे याद नहीं क्लियर। इंडस्ट्री के में आपको देखने मिलेगा, इंडस्ट्री में सेम वैसी कहानी है। इंडस्ट्री में हम देखेंगे कि किस प्रकार इसमें योगदान आपको देखने मिलेगा। तो इंडस्ट्री का GDP में योगदान देखने मिलेगा 28.21, नहीं 28.84, 29.21, 28.84, 29.21 आपको GDP में योगदान देखने मिलता है। फिर उसके अलावा आपको इसमें इसकी वैल्यू के टर्म पर देखोगे तो 2 और 4, 2.33 के अराउंडिंग है और 4 पॉइंट कुछ है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें ग्रोथ देखने मिलेगी, उसमें हमने देखा था 2, फिर इस बाद में हमने देखा था परसेंटेज की 2, 12 और 6। 2 किसकी थी, एग्रीकल्चर की थी, 12 इंडस्ट्री की और 6 सर्विस सेक्टर की थी, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। उसके अलावा हमने बात की थी फर्स्ट चैप्टर में कि 9, 15 और 11.86 के अराउंडिंग या फिर 12% है वो हमें देखने मिलता है सर्विस सेक्टर में, तो वो 15% है वो यहाँ पर अपन टर्म रख देंगे। अब देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा कौन से डाटा आपको देखने हैं। तो ये हमारा हो गया 29.84 हमारे GSV में उद्योग क्षेत्र का योगदान देखने मिलता है। प्रचलित कीमतों पर 28.21 देखने मिलता है। GDP में बात करोगे तो 2.33 और 4.0 लाख करोड़ रुपए हैं, वो GDP का आपको क्या देखने मिलेगा, GDP में उद्योग क्षेत्र का योगदान देखने मिलेगा। ग्रोथ आपको देखने मिलेगी 12.43, 15.06, 12 और 15। इसके अलावा CAGR है, क्या होता है कि 2011-12 से 2022-23 तक की एनुअल ग्रोथ रेट लेते हैं और इसके अंतर्गत हमें देखने मिलती है 4.57 और 9.45% की इसमें ग्रोथ है वो आपको देखने मिलती है, 4.57, 9.45%। वहीं इसमें हम अपन बात करें कि जैसे हमने उसमें देखा था कृषि क्षेत्र में हमने देखा था कि 3 भागों में हमें उसके देखा था, उप क्षेत्र 3 थे। आपके प्राथमिक क्षेत्र हमने देखा था, इसके अलावा हमने उसमें देखा था एक प्राथमिक देखा था और एक देखा था आपके प्राथमिक तो 69 विनिर्माण वाला देखा था, जिसमें 69 तो इसमें विनिर्माण वाले थे। प्राथमिक में 75 थे जिनको 33% कुछ वेट दिया था। ग्राउंड फैक्ट में देखे तो 34% विनिर्माण की आपके देखने मिलती है। फ्यूल था एक, तीसरा कौन सा था, फ्यूल। विनिर्माण में 69 उत्पाद आते हैं और उनको हमने भारांश दिया था कितना, अराउंडिंग 49% के अराउंडिंग भारांश दिया था। फ्यूल में 10 वस्तुएं आती हैं और उनको 16% के अराउंडिंग हमने भारांश दिया था। तो इसमें हमने देखा था प्राथमिक क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक ग्रोथ रही थी। उसी प्रकार भारांश है वो आपको उद्योग क्षेत्र में भी देखने मिलेगा। इंडस्ट्री में आपको भारांश किस अकॉर्डिंग है, इंडस्ट्री में भारांश है वो आपको एक ट्रिक से याद रखना है। जो इंडस्ट्री में हमें एक सेक्टर हम देखते हैं MSME के अकॉर्डिंग हमें ट्रिक से याद देखने मिलेगा कि फर्स्ट है आपके मैन्युफैक्चरिंग, एस की जगह C पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन, M है उसमें माइनिंग और E आपकी इलेक्ट्रिसिटी। तो यही सर ने भी यही बताई थी शायद तक, तो ये आपकी यही बताई सर ने भी और मैंने भी पहले इसको इस अकॉर्डिंग ही देखा था। तो उद्योग क्षेत्र के उपक्षेत्र विनिर्माण, या फिर ऐसे याद कर लो कि पहले में आप याद कर लो विनिर्माण के बाद में वी हटा दो, ओनली निर्माण आ जाएगा। फिर हम उद्योग में क्या करते हैं, खनन करते हैं और हमें खनन करते टाइम पर विद्युत वगैरह है या फिर कुछ अदर हमें
उद्योग क्षेत्र में जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत रहती है वो आपकी बिजली की रहती है। तभी तो अगर कोयला वगैरह ख़त्म हो जाता है तो सबसे ज़्यादा जो संकट आता है वो इंडस्ट्री वाले जो बेल्ट है सर्विस सेक्टर में, सॉरी, आपके एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसमें इंडस्ट्री वाला जो होता है एरिया, उसी में सबसे ज़्यादा इसका ना आपको वो इफेक्ट है वो देखने मिलता है। तो उस अकॉर्डिंग भी आप याद रख सकते हैं कि पहले हमने विनिर्माण याद कर लिया, विनिर्माण से वी हटा दिया, ओनली निर्माण आ गया। उसमें बाद में हमें खनन और विद्युत देखने मिलता है, विद्युत गैस जलापूर्ति वाला। विनिर्माण का है 42%, 42.27%, निर्माण का है 35% योगदान, खनन का आपको देखने मिलेगा 11.99 या फिर राउंड फिगर में 12%, और विद्युत गैस का है 10.48। 42, 35, 12, 10, 42, 35, 12, 10, ये क्या है आपको उद्योग क्षेत्र के उप क्षेत्र देखने मिलेंगे। सर्वाधिक ग्रोथ रही थी विनिर्माण सेक्टर में, सर्वाधिक ग्रोथ रही थी 19.57% की ग्रोथ है वो देखने मिलती है, सर्वाधिक ग्रोथ है वो इसमें देखने मिलती है। सेकंड आपको देखने मिलेगी विद्युत गैस और जलापूर्ति में, फर्स्ट रही थी विनिर्माण की, फिर सेकंड आपको देखने मिलेगी विद्युत गैस जलापूर्ति में 10% की अराउंडिंग रही थी, थर्ड रही थी इसमें माइनिंग में, और फोर्थ सबसे कम रही थी आपके खनन वाला है उसमें सबसे कम है वो रही थी। पिछले 12 वर्षों का में देखोगे तो सर्वाधिक औसत वर्दी वाला जो आपको उप क्षेत्र देखने मिलता है वो आपको विद्युत वाला है कि लास्ट 12 वर्षों में 12 ईयर में सबसे ज़्यादा इसमें ग्रोथ है, एवरेज ग्रोथ है वो देखी गई है किसमें, विद्युत में। और विद्युत 12 वर्षों में ऐसे भी याद कर लो कि वही विद्युत है। एक तो हम नेचुरल तरीके से बना रहे थे कोयले वगैरह से, फिर हमने हाइड्रो वगैरह से भी बनाना स्टार्ट कर दिया, और अब आजकल तो हम सोलर को बढ़ावा दे रहे हैं, तो सोलर से भी तो हम बिजली जनरेट करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग भी आप ना याद कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में रही हो 12 वर्षों में, पिछले 12 वर्षों में एवरेज है वो विद्युत में रही होगी। और ऐसे सबसे ज़्यादा ग्रोथ है आपके मैन्युफैक्चरिंग वाले विनिर्माण है उसमें देखने मिलती है 42%, सर्वाधिक वृद्धि 19.57% की सर्वाधिक ग्रोथ रही थी। उसके बाद में आपके सीधा विद्युत पे आओ, फिर आपको देखने मिलेगा खनन, और फोर्थ पर निर्माण। कंस्ट्रक्शन का काम है वो हम थोड़ा कम ही करते हैं, फोर्थ पर है उस पर, लेकिन प्रचलित कीमत पर उसका योगदान कितना देखने मिला 35%। ये हम यहाँ पर सर्वाधिक वर्दी वाला डाटा है, ये इसमें 12 देख रहे हैं। इसके अलावा आपको देखने मिलते हैं हमारे 36 जिला उद्योग केंद्र है और 8 उपकेंद्र हैं। 8 उपकेंद्र में आपको देखने मिलेगा ब्यावर, ब्यावर बालोतरा, ब्यावर है आपके, फालना है, आबू रोड है, बालोतरा है, मकराना है, किशनगढ़ है, निमराना और सुजानगढ़, ये आपको क्या देखने मिलेंगे 8 है उपकेंद्र देखने मिलेंगे। ब्यावर, बालोतरा, ब्यावर, और उसके बाद में बालोतरा, बालोतरा के पास ही आपको आबू रोड देखने मिलेगा, वहीं पास में आपको फालना देखने मिलेगा, ब्यावर के आसपास ही आपको मकराना, किशनगढ़ वो देखने मिल जाता है, निमराना, और चूरू के आसपास सुजानगढ़ है वो आ जाता है। तो ये 8 उपकेंद्र है इसमें लिए जाते हैं, सुजानगढ़, निमराना, किशनगढ़, ब्यावर। इसके अलावा हमने देखा है कौन कौन से, मकराना वगैरह, मकराना नागौर में जो आपके वाइट संगमरमर के लिए ज़्यादा फेमस है, वाइट मार्बल, सॉरी, हाँ संगमरमर ही बोलते हैं हिंदी में मार्बल को, ओके। इसके अलावा आपको देखने मिलता है नेक्स्ट आपको इस चैप्टर में रीड करना है वो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है जिसे कहते हैं आईआईपी, ये जारी करता है सीएसओ। सीएसओ है ये पहले सीएसओ को वर्तमान में तो मर्ज करके सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके एनएसओ बना दिया कंप्लीट रूप से, लेकिन जो लिखा हुआ रहता है मोस्टली वो यही लिखा रहता है कि सीएसओ इसको जारी करता है, मासिक आधार पर जारी की जाती है, आधार वर्ष इसका 2011-12 लिया जाता है, और 3 प्रमुख समूहों के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 प्रमुख समूह हैं, विनिर्माण, खनन और विद्युत। विनिर्माण, खनन और विद्युत 3 समूह इसमें लिए हैं। भारांश आपको देखने मिलेगा, विनिर्माण का है 77% भारांश है, खनन का है 14% और विद्युत का कितना है 7% भारांश इसमें दिया जाता है। टोटल 407 वस्तुएं हैं, सबसे ज़्यादा तो आपको देखने मिलेगी विनिर्माण की है, फिर आपको खनन की देखने मिलेगी, और एक आपको देखने मिलेगी विद्युत की। वो अभी मैंने जो डाटा बताया था आपको प्राथमिक विनिर्माण और फ्यूल वाला, वो इसके रिगार्डिंग था। आई थिंक मैं आपको वापस बता देती हूँ। सो जो मेरा कन्फ्यूज़न हुआ है वो बता देती हूँ। जो कृषि क्षेत्र योगदान था, जैसे कि हमने एग्रीकल्चर वाले डाटा में देखा था कि कृषि के क्षेत्र के योगदान वाले थे वो थे आपके पशुधन, फसल, वानिकी और मत्स्य। मैंने उसमें गलती से आपको कौन सा बता दिया था, ओके, मैंने आपको सॉरी WPI वाला डाटा है वो बता दिया था। WPI का बता दिया था कि वो प्राथमिक वस्तु के आधार पर WPI इस अकॉर्डिंग जारी की जाती है। प्राथमिक वस्तुएं हैं
डाटा पूरा सही बताया था, लेकिन वो उप क्षेत्र वाला थोड़ा सा आप गलत बता दिए थे। मैं वापस से उसे सही करवा देती हूँ। राजस्थान में WPI है वो मासिक आधार पर जारी की जाती है 154 वस्तुओं के लिए। ये अभी हमने बात की थी। प्राथमिक की 75 वस्तुएं, उनको 33.894% भारांश दिया जाता है। सर्वाधिक वृद्धि इसी में देखी गई है 0.96। फिर आती है आपके विनिर्मित उत्पाद की 69 वस्तुएं हैं और इनको भारांश दिया गया 49 और इनकी वृद्धि रही थी 0.39। ईंधन शक्ति और प्रकाश वाले हैं, इनका आपको देखने मिलेगी संख्या 10 है, लेकिन भारांश इस 10 संख्याओं को 16% वेटेज देते हैं और इन पे 0.23% की ग्रोथ है वो देखी गई थी। इस प्रकार टोटल 154 वस्तुओं के लिए क्या जारी की जाती है, WPI जारी की जाती है। वहीं जो CPI जारी की जाती है वो विनिर्माण खनन और विद्युत क्षेत्र के आधार पर जारी की जाती है। विनिर्माण की आपको देखने मिलेगी 405 वस्तुएं हैं, खनन की 1 है और विद्युत की 1 है। टोटल 407 वस्तुओं के लिए आपके IIP जारी की जाती है और वहीं आपके WPI वो जारी की जाती है 154 वस्तुओं के लिए। इसमें विनिर्माण का योगदान है 77, 14 और 7 से याद रख लो, 7 से 14, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा और 7 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 77 आ जाएगा, या फिर 77, 14, 7 की रेफरेंस में आ रहे हैं टोटल, क्योंकि वस्तुएं कितनी हैं 407। तो 407 को हम 7, 14, 77, 405, 1, 1 इस अकॉर्डिंग याद कर लेंगे। विनिर्माण खनन और विद्युत। वहीं जो एक डाटा जो मैं बताना चाहती थी, कृषि क्षेत्र में योगदान। कृषि क्षेत्र में योगदान हमने देखा था, कृषि क्षेत्र है उसको इन 4 उप क्षेत्रों में बांटा जाता है। पशुधन, फसल, वानिकी और मत्स्य, इन 4 उप क्षेत्र है उनमें बांटा जाता है। पशुधन का हमने योगदान देखा था 44.58% है। सर्वाधिक ग्रोथ इसमें देखी गई थी 5.83%। सॉरी, इसमें ग्रोथ थी, सर्वाधिक ग्रोथ आपकी फिशरी में रही थी। पशुधन 48 है, फसल है 44 है, वानिकी 6.40 और मत्स्य 0.49 है। सर्वाधिक ग्रोथ आपको देखने मिलती है फिशरी में 15.82%, इसमें सर्वाधिक ग्रोथ है वो देखने मिलती है। फसल सेक्टर है वो नेगेटिव रहा था 1.61, सबसे कम इसमें देखने मिलती है। पिछले 12 वर्षों का ये चक्रवर्ती वृद्धि दर है वो आपको इधर बताई गई है। में फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य। इसके अलावा हमें अभी कृषि इंडस्ट्री बारे देखें, वो उपक्षेत्र देखें, विनिर्माण, निर्माण और खनन, विद्युत गैस। ये इंडस्ट्री के उपक्षेत्र हैं, विनिर्माण, निर्माण, खनन और विद्युत गैस। 42, 35, 11 और 10। जबकि उसके थे पशुधन, फसल और वानिकी वाला, मत्स्य वाला। इसके कौन से, विनिर्माण, निर्माण, खनन और विद्युत गैस, ये आपको इसके इंडस्ट्री के उपक्षेत्र याद रखने हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री में आपको IIP के बाद में एक हमें फैक्ट देखने मिलता है 8 कोर इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। 8 कोर इंडस्ट्री है, इनको भारांश दिया जाता है 40.27% इनका भारांश रहता है। वेटेज रहता है इनका 40.27 इनका भारांश रहता है। ट्रिक आप देख सकते हो, रेस, CC, प्राकृतिक गैस और उर्वरक। सबसे कम आपको भारांश देखने मिलेगा उर्वरक का, न्यूनतम है प्राकृतिक गैस, फिर आती है सेकंड लास्ट पर, और सबसे ज़्यादा भारांश दिया जाता है रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील को। रेस से याद रख सकते हैं, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, फिर सीमेंट, क्रूड ऑयल, और आपके सीमेंट है, क्रूड ऑयल है और कोयला है। और इनमें मुझे नहीं पता इनका सीक्वेंस कैसा है, लेकिन स्टार्टिंग के 3 सीक्वेंस इस प्रकार ही है, रेस, और लास्ट के भी सीक्वेंस ऐसे ही है, प्राकृतिक गैस और उर्वरक। इन 3 का आप देख लेना, इनमें 3 में फर्स्ट पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा है, या थर्ड पे कौन सा है। फिर ये 8 कोर इंडस्ट्री है, इनके आधार इन 8 कोर इंडस्ट्री को भारांश है वो IIP में कितना दिया जाता है, 40.27%। ओवरऑल IIP कितनी वस्तुओं के लिए जारी करते हैं, 407 वस्तुओं के लिए, इसमें 405 तो आपके किसी आ जाती है विनिर्माण की, फिर आती खनन की 1 है और विद्युत की 1 है। और इनका भारांश हमने 7 की सीक्वेंस में देखा था, 407 वस्तुएं तो 14%, 7% तो विद्युत, 14% माइनिंग और 77% आपके विनिर्माण के भारांश आपको देखने मिलता है। फिर आपके रहता है MSME सेक्टर। MSME सेक्टर है, इसमें भी हमें जो डेफिनेशन देखने मिलती है फर्स्ट इसकी डेफिनेशन कब आई थी, 1 जुलाई 2020 को इसकी परिभाषा है वो देखने मिलती है। इसमें 3 आपको देखने मिलेंगे, सूक्ष्म, लघु और मध्यम आधार पर इसकी परिभाषा है वो दी गई थी। सूक्ष्म उद्योग जिनका निवेश 1 करोड़ है और जिनका टर्न ओवर 5 करोड़ है, उनको सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में माना गया है। लघु उद्योग जिनका निवेश आपको 1 से 10 करोड़ और टर्न ओवर 5 से 50 करोड़ देखने मिलता है, उनको हम लघु उद्योग की श्रेणी में मानते हैं। मीडियम जो भी उद्योग हैं उनका निवेश तो मानते हैं 10 से 50 करोड़ और उनका टर्न ओवर देखने मिलता है 50 से 250 करोड़ है वो इनका टर्न ओवर देखने मिलता है। और इसके बाद में हमें MSME सेक्टर में एक देखने मिलती है पॉलिसी, अभी हाल ही में 2024 की पॉलिसी है वो डिक्लेयर कर दी गई है। और इससे पहले आपको देखने मिलती है 17 सितंबर
2022 को जो पॉलिसी आई थी उसमें महिला SC/ST निःशक्त उद्यमी हेतु कुछ विशेष प्रावधान वगैरह किए थे। साथ ही बताया गया था कि 20,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिनसे हम 1 लाख जॉब क्रिएट करेंगे। और MSME है, इसमें हम 9,000 MSME यूनिट हैं, इनको जीरो इफेक्ट के प्रमाण पत्र के प्राप्त करने की सुविधा है वो प्रदान की जाएगी। एंड अभी हाल में जो नई नीति भी इसकी डिक्लेयर हो गई है, उसको भी हम देख लेते हैं। आपके स्प्रिंग बोर्ड वाले नोट से। तो नई जो MSME पॉलिसी आई है उसमें डाटा इस प्रकार से दिया हुआ है कि MSME में जो लोन वाला है, लोन पर दी जाती है 2% की सब्सिडी है वो दी जाती है। लोन पर कितनी सब्सिडी दी जाती है? 2%। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी का कोई भी है, ये MSME नो पॉलिसी आई थी 2024 में, दिसंबर 2024 में, उनमें से एक है MSME पॉलिसी, जिसमें लोन पर 2% की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर इसमें दी जाती है सब्सिडी 50% या 5 लाख रुपये तक। क्वालिटी सर्टिफिकेट इसमें दिया जाता है IPR के लिए 3 लाख रुपये तक का इसमें क्वालिटी सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है, उसका आपके पुनर्प्रण है वो किया जाता है, रिम्बर्समेंट है वो किया जाता है। साथ ही आपको देखने मिलेगा E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसके लिए 75% या फिर मैक्सिमम 50,000 रुपये का पुनर्भरण है वो किया जाता है। किसमें? MSME इंडस्ट्री में। लोन पर कितनी % एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जा रही है? 2% एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जा रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी पर 50% या 5 लाख, क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए 3 लाख रुपये, इसके अलावा E-कॉमर्स के लिए 75% या फिर 50,000 रुपये का रिइम्बर्समेंट है वो किया जा रहा है राजस्थान की MSME नीति में। ये हमें देखा MSME। पहले वाली थी 17 सितंबर 2022 को, और अभी हाल ही में जारी हुई है दिसंबर 2024 में, जिसमें 2% ब्याज है, 3 लाख का IPR है, 50% या 5 लाख रुपये एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए हैं, और E-कॉमर्स के लिए 75% या फिर 50,000 रुपये का रिइम्बर्समेंट है वो किया जा रहा है। और पहली वाले में हमारा टारगेट था कि 20,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1 लाख जॉब क्रिएट करेंगे, और 9,000 यूनिट है उनको जीरो इफेक्ट के प्रमाण पत्र है वो जारी करेंगे। साथ ही कुछ अदर वर्क भी चल रहा था, जैसे कि एक चल रहा था आपके MSME की रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग 18 सितंबर 2015 को ऑनलाइन जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई थी 18 सितंबर 2015 को। भारत सरकार है उसके द्वारा भी MSME के लिए जो एक पोर्टल पहले से था UM पोर्टल है, इसका नाम चेंज किया गया था और इसके स्थान पर दूसरा पोर्टल लेकर आया था 1 जुलाई 2020 को। इंडियन गवर्नमेंट है वो इसके स्थान पर उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो स्टार्ट कर दिया है। ऑनलाइन जो भी कागज़ रहते हैं, जो भी पेपरलेस जो प्रोसेस है, उसके आधार पर ही आपको देखने मिलेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। कब उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल आया? तो 1 जुलाई 2020 को आया। किसके स्थान पर? UM पोर्टल के स्थान पर कौन सा है? उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल आया है। और इसके रिगार्डिंग जो पंजीकरण है, ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा, रजिस्ट्रेशन की सुविधा कब से दी जा रही है? 18 सितंबर 2015 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा है वो दी जा रही है। इसके अलावा हमें एक फैक्ट आपको देखने मिलता है, फैसिलिटेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट एंड जो आपके राजस्थान की जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है उसके लिए आपको देखने मिलेगा, एक्ट देखने मिलता है 2019 का, द राजस्थान माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज फैसिलिटेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट 2019। इसमें क्या किया गया कि इंस्पेक्टर राज है उसको ख़त्म करने पर विशेष बल है वो दिया गया है। 17 जुलाई 2019 को ये एक्ट है वो लाया गया था, और इसमें एक पोर्टल लॉन्च किया गया है 12 जून 2019 को। राज उद्योग मित्र पोर्टल है वो 12 जून 2019 को लॉन्च किया गया है। इंटेंट की घोषणा है वो की जा रही है, जिसमें क्या किया जाता है, जो भी नोडल एजेंसी है उसको पावती प्रमाण पत्र है वो जारी किए जाते हैं। इंटेंट की घोषणा की जाती है, जो नोडल एजेंसी है वो पावती प्रमाण पत्र डिक्लेयर करती है, और कितने ईयर के लिए होता है? 5 साल के लिए। इसमें राज्य की जो भी कानून वगैरह होते हैं उनके अनुमोदन और निरीक्षण से छूट है वो इसके तहत दी जा रही है। ये हमने देखा MSME में हमने देखा। पहले तो हमने देखी परिभाषा 1 जुलाई 2020 को, इसकी न्यू जो डेफिनेशन है वो आई थी कि 1 करोड़ का आपके क्या रहो इन्वेस्टमेंट हो या फिर टर्नओवर 5 करोड़ हो तो वो आपके किस में आएंगे? माइक्रो आएंगे। फिर स्मॉल इंडस्ट्री जो भी 1 करोड़ से 10 करोड़ के मध्य के जो भी इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो आपके स्मॉल में आएंगे, और अगर टर्नओवर हो 5 से 50 करोड़ रुपए के मध्य। मीडियम आएंगे आपके 10 से 50 करोड़ वाले, और उसका टर्नओवर देखने मिलेगा 50 से 250 करोड़ के मध्य आपको टर्नओवर है वो देखने मिलता है। न्यू पॉलिसी हमने देखा अभी हाल ही में जो पॉलिसी डिक्लेयर हुई है उसमें तो 2% एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा हमने देखा था टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग 5 लाख या फिर 50% हमने 50% हमने देखा था। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन था आपके
ई कॉमर्स वाला, उसमें भी हमने यही देखा था कि 50,000 के उसमें ई कॉमर्स वाले में 50,000 या फिर 75% हमने देखा था। और IPR के लिए देखा था 3 लाख रुपये तक उसमें IPR है, उसमें रिम्बर्समेंट है वो किया जा रहा है नई पॉलिसी में। और पुरानी वाले में 20,000 यूनिट लगानी थी, 10,000 का जॉब इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख जॉब क्रिएट करनी थी, 20,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे थे। 17 सितंबर 2022 को पुरानी नीति आई थी, नवी नीति 2024 में आ गई है। 9,000 MSME यूनिट को उस टाइम पर गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जीरो इफेक्ट प्रमाण पत्र जारी करेंगे। उसके बाद में हमने देखा था उद्यम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 18 सितंबर 2015 को स्टार्ट हो गई थी और 1 जुलाई 2020 को UM पोर्टल के स्थान पर उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल आ गया है। 1 जुलाई 2020 को MSME पॉलिसी आई थी, डेफिनेशन आई है। 1 जुलाई को ही आपके डॉक्टर्स डे होता है और 1 जुलाई को ही आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो याद रखना है। 18 सितंबर को आई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था 2015 में। और 2019 में 17 जुलाई 2019 को आपके आया है आपके ये फैसिलिटेशन एक्ट आया है। 12 जून को इसमें राज्य उद्योग मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया है और पावती प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। इंटेंट की घोषणा के आधार पर पावती प्रमाण पत्र 5 साल के लिए जारी किए जाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जो भी निरीक्षण वगैरह होते हैं उनमें छूट है वो प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा एक आपको देखने मिलेगा, एक स्कीम आपकी आती है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। 10 करोड़ रुपए तक इसमें लोन है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। 10 करोड़ तक का लोन है वो इस योजना के तहत प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें 25 लाख पर आपको 8% सब्सिडी देखने मिलेगी, 5 करोड़ पर 6% और 10 करोड़ पर 5% की सब्सिडी है वो देखने मिलेगी। किसमें? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जारी कब हुई थी? 13 दिसंबर 2019 को। 10 करोड़ तक का लोन है वो इसमें दिया जाता है। 25 लाख 5% 10 करोड़। वहीं युवा उद्यमिता वाला देखोगे तो उसमें भी यही है, मुख्यमंत्री जो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है वो, लेकिन वो 10 करोड़ तक का लोन नहीं देती, वो ओनली 5 करोड़ तक का ही लोन देती है युवा उद्यमिता। और अभी अब नेक्स्ट और आ जाएगी। तो 25 लाख पर 8%, 5 करोड़ पर 6% दिया जाता है। और वहीं इसमें लघु उद्योग प्रोत्साहन है, उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो उद्योग है कम से कम 10 करोड़ का तो लगाएंगे, तो 10 करोड़ का जब लगाएंगे तो 5% सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा एक्सपोर्ट में आपको देखने मिलेगा कि राजस्थान द्वारा 2023-24 में एक्सपोर्ट कितना किया गया है? 83,704 करोड़ रुपए है वो राजस्थान का आपके एक्सपोर्ट में 2023-24 में किया गया था। इससे पहले लास्ट ईयर में आपको देखने मिलेगा 49,000 था, 49 से डबल हो गया अब लगभग आपके 83। तो लास्ट ईयर आपको देखने मिलेगा 49,000 के अराउंडिंग था और इस बार हो गया है 83.704 करोड़। इसमें जो योगदान सबसे ज़्यादा देखने मिलता है इंजीनियरिंग गुड्स का, फिर आपके जेम्स एंड ज्वेलरी, मेटल, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट। इसके अलावा इनमें के रिगार्डिंग आप थोड़ा सा योगदान भी देख सकते हो, क्योंकि मेरे हाल ही में जो एक एग्ज़ाम हुई थी उसमें 5th का और इस प्रकार के अकॉर्डिंग कुछ डाटा देखे गए थे, पूछे गए थे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इंजीनियरिंग का था 16,000 के अराउंडिंग योगदान था। जेम्स एंड ज्वेलरी का 11,000 के अराउंडिंग योगदान देखने मिलता है। मेटल का था लगभग 9,000 मेटल। टेक्सटाइल आपको देखने मिलेंगे 8,000 के अराउंडिंग और हैंडीक्राफ्ट आपको देखने मिलेंगे 7,000 के। तो हैंडीक्राफ्ट है 7,000 के, टेक्सटाइल है 8,000 के, मेटल है 9 मेटल। और मेटल में भी दो प्रकार से, एक तो लोहे मेटल और एक एलोय मेटल के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है 2100 और 1700 में। जेम्स एंड ज्वेलरी है, इसका योगदान आपको देखने मिलेगा 1100 के अराउंडिंग, 11,183 था टोटल एवरेज तो। और इंजीनियरिंग का था 16,592। इसके अलावा अदर भी आते हैं इसमें। इन 5 सेक्टर का तो योगदान रहता है 65% तक। 65% इनका 5 जो उत्पाद है इनका 65% योगदान रहता है आपकी टोटल इस एक्सपोर्ट में। 83.704 है, 83,704 करोड़ है। इसमें 65% योगदान इन 5 सेक्टर का रहता है। इसके अलावा कुछ अदर सेक्टर आपको देखने मिलेंगे। कृषि एवं उत्पाद भी देखने मिलेगा 6,000 के अराउंडिंग। स्टोन भी देखने मिलता है, खनिज ईंधन भी देखने मिलता है, ऊन और ऊनी कपड़े वगैरह, रासायनिक पदार्थ है, ट्रक्स, प्लास्टिक, चमड़ा और कालीन वगैरह जो भी अदर हैं उनके भी आप डाटा है वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पॉलिसी आपको याद रखनी है। मार्च 2024 में जो ड्राफ्टिंग पॉलिसी आई थी उसमें बताया गया था कि राजस्थान की रैंक कितनी है? 11वें नंबर पर हम आते हैं। लगभग 2.15% तक हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। और इसमें सर्वाधिक हम योगदान
जिसे निर्यात करते हैं वो आपके यूएसए का रहता है। यूएसए के बाद में हम करते हैं यूएई को, और यूएई के बाद में हम करते हैं यूके को। यूएसए सर्वाधिक मैक्सिमम रहता है, यूएसए के बाद में यूएई, और उसके बाद यूके। न्यू पॉलिसी आई है आपके दिसंबर 2024 में, और इसमें टारगेट रखा है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का अपन क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट है वो लेकर जाएंगे 2029-30 तक। एमएसएमई की जो न्यू पॉलिसी आई है उसमें यहाँ से देख लेते हैं, सॉरी इसकी क्या एक्सपोर्ट वाली न्यू पॉलिसी। तो राजस्थान में एक्सपोर्ट वाली न्यू पॉलिसी में यहाँ पर ये बताया कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश का निर्यात है उसको 1.5 लाख करोड़ रुपए है, इसकी वृद्धि करना है। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि जो निर्यात के दस्तावेजीकरण की जो प्रोसेस है उसमें 50% या 5 लाख रुपए की सहायता है वो दी जाएगी। साथ ही कुछ अदर डाटा भी यहाँ पर लिए गए हैं। ई कॉमर्स पर 75% या 2 लाख, और उसमें एमएसएमई में ई कॉमर्स ई प्लेटफॉर्म पर दिए जा रहे थे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उस पर 75% या फिर 50,000 दे रहे थे। यहाँ पर 75% या 50,000 दे रहे हैं, और यहाँ पर कितने दे रहे हैं, निर्यात पर 2 लाख रुपए तक दे रहे हैं। निर्यात पर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 75% या फिर 2 लाख आपके ई कॉमर्स में दिए जा रहे हैं। और उसमें हमने देखे थे एडवांस टेक्नोलॉजी 50% 5 लाख, IPR 3 लाख देखा था, और भी अदर डिजिटल भुगतान वगैरह डाटा है पॉलिसी में बताए गए हैं। इसके अलावा इसमें और क्या, एक्सपोर्ट के अलावा इसमें और कौन से फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक आपको इसमें देखने को मिलते हैं REPC जो आपके एक परिषद बनी हुई है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनी हुई है। बनी कब थी, 8 नवंबर 2019 को ये बनी थी। कौन सी, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हिंदी में कहें तो राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद है, ये बनी थी REPC 8 नवंबर 2019 को। इसके बाद में नेक्स्ट आप इससे पहले जो एक संस्था यहाँ पर राजस्थान में कार्य कर रही थी वो REPCC कर रही थी, वो बन गई थी 25 अक्टूबर के अराउंडिंग। पहले वर्क कर रही थी REPCC, उसके स्थान पर 8 नवंबर 2019 को बन गई थी आपकी REPC। उसकी फुल फॉर्म है राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल। पहले हम कोऑर्डिनेशन पर ही सीमित थे 25 अक्टूबर तक, फिर कोऑर्डिनेशन को किया साइड में और सीधा ही प्रमोट करो। पहले हम क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन, और अब कर रहे हैं प्रमोट। 25 अक्टूबर 2019। साथ ही आपको नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा मिशन निर्यातक बनो स्कीम है, और ये आई थी आपकी 29 जुलाई 2021 को। इसका सेकंड फेज स्टार्ट हो गया था 5 दिसंबर 2022 को। इसका क्या हो जाता है, सेकंड फेज है वो स्टार्ट हो जाता है 5 दिसंबर 2022 को। इसका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ था। इसको किसके द्वारा संचालित किया जा रहा था, रिको राजस्थान सरकार है उसके द्वारा ये संचालित स्कीम आपको देखने मिलेगी। मिशन निर्यातक बनो 29 जुलाई 2021 को। जुलाई में हमने पहले देखे थे आपके जुलाई में आपके MSME की डेफिनेशन आई थी। जुलाई को उद्यम UM पोर्टल का उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कर दिया था। जुलाई में आपके फैसिलिटेशन वाली एक्ट आया था, लगभग कितनी जुलाई को आया था, 17 जुलाई के अराउंडिंग आया था ना। 17 जुलाई को आपके फैसिलिटेशन वाला एक्ट आया है, और उसमें 12 जून को हम क्या कर रहे थे, राज्य उद्योग मित्र पोर्टल। और जुलाई में आपको कौन सी देखने मिलेगी, मिशन निर्यातक बनो। लेकिन ये इसकी डेट कितनी है, 29 जुलाई 2021। मिशन निर्यातक बनो की पहले चरण कब हुआ था, 29 जुलाई 2021। सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ है 5 दिसंबर 2022 को। और इसमें टारगेट रखा है 22,731 नवीन निर्यातक बनाए जाने का टारगेट है, वो गवर्नमेंट द्वारा रखा गया था। इसका संचालन है वो REPC, जिसकी स्थापना हुई है 8 नवंबर 2019 को हुई थी। और इससे पहले वर्क कर रही थी वो कौन सी थी आपकी, 25 अक्टूबर 2019 से REPCC कर रही थी। लेकिन मिशन निर्यातक बनो है ये 2021 में स्कीम स्टार्ट हुई है, तब तक आपकी REPC बन गई है, इसलिए REPC का नाम आएगा। साथ ही संचालित इसके द्वारा किया जाता है तो रिको, जिसकी स्थापना लगभग 1980 के अराउंडिंग हुई थी, और राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग है उसके द्वारा ये योजना है, ये संचालित है। 22,731 हमारे नवीन निर्यातक बनाए जाने का हमने टारगेट है वो रखा है। और जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी दस्तावेजीकरण प्रोसेस होगा, उसमें ट्रेनिंग का कार्यक्रम है वो भी आपको देखने मिलेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो अभी इससे मिशन निर्यातक बना हुआ है इसमें किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक आपको देखने मिलेगी राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना है, इसकी घोषणा हुई थी औद्योगिक नीति 1994 में, और इसको शुरू किया गया था 2019 में। इसके तहत 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार दिए जाते हैं, और एक को लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड है वो दिया जाता है। टोटल 33 ये अवार्ड है, पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। कितने, 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार, और एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट, टोटल 33 पुरस्कार दिए जाते हैं। डिक्लेरेशन तो इसकी कब कर दी गई थी, 1994 के अराउंडिंग ही कर दी गई थी, लेकिन ये स्टार्ट हुआ है 2019 में। तो 2019 में ही आपके राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन स्टार्ट हो रहे हैं। 2019 में REPC आ रहा है, 2019 में आपके फैसिलिटेशन एक्ट आ रहे हैं, 2019 में आपके ये निर्यात पुरस्कार वाला आ रहा है।
15 श्रेणी 32 पुरस्कार हैं और एक इसमें लाइफ टाइम वाला भी दिया जाता है। इसके अलावा एमएसएमई निवेशक सुविधा केंद्र 36 जिलों में 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उपकेंद्र वही है। निमराना है, आपके मकराना का मार्बल वाला है, मकराना है, निमराना है, किशनगढ़ है, आबू रोड है, बालोतरा है, ब्यावर है। और इसके अलावा हमने कौन से देखे थे, ब्यावर, बालोतरा, निमराना, किशनगढ़, एक दो और देखे थे। तो टोटल 8 उपकेंद्र है, उस पर ये MIFC है, इसके सब सेंटर है वो बने हुए। टोटल 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उपकेंद्रों पर बने हुए। इसके अलावा इसमें एक आपको देखने मिलेगी निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया दस्तावेज और प्रशिक्षण कार्यक्रम। निर्यात जो प्रोत्साहन है और प्रक्रिया दस्तावेजीकरण वाला, ये स्टार्ट हुआ था, इसका फर्स्ट चरण स्टार्ट हुआ था 12वीं पंचवर्षीय योजना या 12वां जो फाइनेंशियल ईयर 12th, हाँ 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये स्टार्ट हुआ था 2012 में। 2 दिन की इसमें ट्रेनिंग दी जाती है और लर्निंग इसमें ट्रेनिंग हेतु भी इसमें कौन किसकी स्थापना की गई है, ट्रेनिंग हेतु वर्क कौन कर रही है, वही आपकी REPC जिसकी स्थापना हुई थी 8 नवंबर 2019 को। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया और दस्तावेज प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है 2012 को। 12th फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस नहीं, 12th जो 5 ईयर प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये स्टार्ट हुआ है। 2 दिन की इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, REPC द्वारा ये संचालित है, निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया दस्तावेजीकरण। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी सहायता दी जा रही है। 2012-13 में इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों वाली को स्टार्ट कर दिया गया था। संचालन इसका भी REPC ही कर रही है, जिसकी स्थापना 8 नवंबर 2019 को हुई थी। 2012-13 से ये विदेशों में जो भी व्यापार मेले वगैरह लगाते हैं उनको प्रोत्साहन दे रही है। और इसमें क्या करती है कि भूमि के किराए का तो देती है 50%, मैक्सिमम 1 लाख रुपये दे देती है रिम्बर्समेंट। और विदेशों में अगर कोई लीड करता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो 10 लाख रुपये तक इसमें किया जाता है, प्रावधान किया गया है। नवीन दिशा निर्देश इसमें जारी किए गए मार्च 2025 में। मार्च 2025 में इसमें क्या किए गए हैं, नवीन दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। ये थी अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने के सहायता। 2012-13 में स्टार्ट हुई, REPC इसकी इम्प्लीमेंट कर रही है। जो भूमि का किराया है उसका 50% या 1 लाख रुपये, विदेशों में पार्टिसिपेट करते हो तो 10 लाख रुपये। और नवीन दिशा निर्देश 5 मार्च 2015 में इसके स्टार्ट कर दिए गए थे। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया दस्तावेजीकरण वाली थी वो 2012 में 12वें पंचवर्षीय कार्यक्रम में 2 दिन की ट्रेनिंग REPC कर रही थी। और ये भी 2012-13 में ही है, REPC है, इसमें 50% या 1 लाख, और विदेशों में पार्टिसिपेट करते हो तो 10 लाख, और 2025 तक इसको बढ़ाया गया है। इसके अलावा एक देखने मिलती है, एक जिला एक उत्पाद नीति, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये स्टार्ट हुई थी, इसके रिगार्डिंग स्कीम स्टार्ट लाई गई थी 24 जनवरी 2020 को। नया फेज, नई योजना आ गई है वो 2024 में आ गई है। जयपुर में इसमें यूनिटी मॉल बनाए जा रहे हैं। सभी जिलों में जिला कलेक्टर है, उसकी अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति है, उसका गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य है प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी सर्विस होती है, उनको पहचाना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको प्रमोट करना। ये इसका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 जो प्रोडक्ट वाली जो स्कीम है इसका वर्क रहता है। MSME और जो भी एक्सपोर्ट है उनको रिगार्डिंग जो वर्क है ये करती है आपकी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आई थी कब, 24 जनवरी 2020 को। सेकंड कब इसका फेज स्टार्ट हुआ है, 2024 में इसकी सेकंड अभी नवीन नीति है वो जारी कर दी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो सेकंड अभी 2024 में हाल ही में जो नवीन नीति आई है उसके कुछ डाटा देखोगे तो उसका एक इम्पोर्टेंट डाटा आपको ये याद रखना है कि जो नवीन सूक्ष्म उद्योग है उसके लिए 25% या मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का तो किसमें दिया जाता है, जो भी माइक्रो इंडस्ट्री है उसमें दिया जाता है। वहीं लघु उद्योगों में आपको देखने मिलेगा 15% या फिर मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी का ग्रांट है वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, यानी राजस्थान गवर्नमेंट है वो कर रही है। कितना कर रही है, जो सूक्ष्म है माइक्रो है, माइक्रो में तो कितना कर रही है 25% या फिर 15 लाख। और इसके अलावा जो आपके लघु है स्मॉल है उसमें कितना कर रही है 15% या फिर 20 लाख रुपए हैं, उसका ग्रांट है, अनुदान है वो किया जा रहा है। ये आपकी कौन सी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। इसके अलावा इसमें भी ई-कॉमर्स के लिए 75% या फिर 1 लाख रुपए या 2 साल तक का रिम्बर्समेंट किया जाता है। हमने निर्यात वाले में देखा था उसमें 2 लाख दे रहे थे, 75% तो सब में है, 75% हो सकता है घुमाने के लिए एग्जाम में ऐसे दिया जाए कि 50%,
नहीं 50% नहीं 75 करते हैं ई कॉमर्स वाले में, लेकिन MSME में 50,000 दे देते हैं, निर्यात वाले में हमें दे देते हैं 2 लाख रुपये, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में 1 लाख रुपये देते हैं, 2 साल के लिए देते हैं। 1 लाख रुपये देते हैं और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए देते हैं। किसमें? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। इसके अलावा अदर जो इफेक्ट वगैरह हैं वो आप खुद रीड कर लेना। फिर एक आपको इस 4th चैप्टर में एक देखने मिलती है 50 उत्पादों की लिस्ट। 50 उत्पाद है वो उसको हम एक डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि लिस्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से याद नहीं होगा। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि कुछ तो ऐसे मिलते जुलते वर्ड है वो आपको देखने मिलेंगे, कुछ अलग है, उसको आपको अच्छे से याद रखना। जैसे गंगानगर में आपको किन्नू देखने मिलता है, सोयाबीन आपको 12 में देखने मिलेगा, झालावाड़ में संतरा देखने मिलता है, थेवा कला और लहसुन कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है, वस्त्र उद्योग आपको बालोतरा में देखने मिलेगा, सांचौर के मसाले फेमस है। और बाकी अदर ज़्यादा अगर देखोगे तो स्टोन ज़्यादा है, हमारे राजस्थान में स्टोन ज़्यादा है, तो स्टोन में आपको देखने मिलेगा जैसलमेर में आपके येलो मार्बल स्टोन है वो देखने मिलता है। जैसलमेर के अलावा आपको सिरोही की अकॉर्डिंग देखोगे, सिरोही की साइड में तो यहाँ पे मार्बल वस्तुएं देखने मिलेगी। उदयपुर में देखने मिलेगा ग्रेनाइट और मार्बल्स और टाइल्स वगैरह देखने मिलती है। सलम्बर में भी मार्बल स्लेब्स और टाइल्स वगैरह देखने मिलती है। डूंगरपुर में ग्रेनाइट मार्बल वगैरह देखने मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपके पास नोट्स वगैरह अच्छे से होंगे, या नहीं है तो आप मार्केट से किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक है या फिर जो ऑफिशियल गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई इकोनॉमिक सर्वे है वो आप लेंगे और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग सेट है वो कर सकते हैं। बांसवाड़ा में आपको देखने मिलेगा सिंथेटिक यार्न, ग्रेनाइट, मार्बल स्लैब्स और टाइल्स वगैरह है वो आपको देखने मिलेंगी। तो इनको इसके अलावा सोहमदेवपुर का टूरिज्म फेमस है। करौली में आपको सैंड स्टोन आर्टिकल्स एंड स्लैब्स टाइल्स देखने मिलती है। धौलपुर है, यहाँ पर मिल्क पाउडर और स्किम्ड स्टोन टाइल्स है वो देखने मिलती है। भरतपुर में शहद और खाद्य तेल है, शहीद नहीं है, भरतपुर में शहद और खाद्य तेल है। डीग में आपको देखने मिलेगा पत्थर संबंधी उत्पाद हैं, स्टोन मार्केट ही डीग में देखने मिलेगा। अलवर में आपको देखने मिलेगा ऑटोमोबाइल पार्ट्स आपको देखने मिलते हैं। केरतल तिजारा में आपको देखने मिलेगा अभियांत्रिकी, जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है वो देखने मिलते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स वगैरह देखने मिलते हैं। कोटपुतली बहरोड में भी ये इंजीनियरिंग वगैरह है। अब जो यानी कि मैक्सिमम तो आपके क्या है 50 लिस्ट में आपके ये स्टोन वाले हैं। अलग क्या है? गंगानगर में किन्नू है, अनूपगढ़ में कॉटन बॉल्स हैं। अनूपगढ़ वर्तमान में तो जिला ही नहीं रहा, लेकिन उसमें लिखा हुआ है आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ कि अनूपगढ़ में क्या है? कॉटन बॉल्स है। गंगानगर में क्या है? किन्नू है। हनुमानगढ़ में चावल और कपास आपको देखने मिलेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन जो प्रोडक्ट है उसके तहत चूरू का वुड प्रोडक्ट्स लिए गए। झुंझुनू में भी कास्ट कला है, कास्ट हस्तकला झुंझुनू की है। और वुड प्रोडक्ट्स कहाँ के? चूरू के आपको देखने मिलेंगे। बीकानेर में ये सिरेमिक है, बीकानेरी नमकीन है, ऊनी कारपेट यान देखने मिलेंगे। अनूपगढ़ का देख ही लिया। डीडवाना कुचामन में आपको मकराना मार्बल ग्रेनाइट देखने मिलता है। अजमेर में ग्रेनाइट और मार्बल स्लेब्स टाइल्स वगैरह देखने मिलती है। केकड़ी में भी सेम है, ग्रेनाइट मार्बल स्लेब्स वगैरह जो अजमेर में है वही केकड़ी में है। और ग्रेनाइट ही मार्बल ही आपकी चित्तौड़ में देखने मिलता है। चावल में बूंदी में चावल है, सॉरी चावल में बूंदी नहीं, बूंदी में चावल है। कोटा डोरी है, कोटा में है फेमस। 12 में सोयाबीन है, संतरा झालावाड़ में देखने मिलेगा। सोहमादेपुर का टूरिज्म, क्योंकि रणथंभौर वाला जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर हमें देखने मिलता है, जो किसके लिए फेमस है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह के लिए, साथ ही गणेश जी के मंदिर के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना के केंद्र के रूप में जिसे हम देखते हैं वो आपके रणथंभौर वाला देखने मिलता है। टाइगर रिजर्व भी वो आपको वहाँ पर देखने मिलेगा। नेशनल पार्क भी है, सेंचुरी वगैरह, तो वो आपको पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में टूरिज्म को लिया गया है। सिरोही में मार्बल वस्तुएं, और इधर वाला जो भी बेल्ट था आपके सिरोही, उदयपुर, सलम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन सब में ग्रेनाइट वगैरह देखने मिलता है। जालौर की बात में आपको मैक्सिमम क्या देखने मिलता है? ये पत्थर है, पत्थर देखने मिलेंगे। अजमेर की लकड़ी, इधर भी आपको स्टोन देखने मिलेंगे। और बाकी करौली, धौलपुर, अलवर, करौली धौलपुर में भी स्टोन है। अलवर, खेरतल, तिसारा में ऑटोमोबाइल है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं। कोटपुतली बहरोड, अलवर, खेरतल और तिजारा, यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री याद रखनी है, इसी से हो जाएगा। बाड़मेर में कसीदाकारी, और जालोर के मोचड़ी यानी कि जो जूतियाँ बनती है जालोर की काफ़ी फेमस है। ग्रेनाइट और स्लैब्स और टाइल्स वगैरह। इसके अलावा कुछ अन्य उत्पाद कौन से हैं? अदर उत्पाद में आपको देखने मिलेगा फलोदी का नमक, सेना और सोनामुखी उत्पाद है वो काफ़ी फेमस है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में फलोदी से क्या लिया गया है? नमक, सेना,
सोनामुखी उत्पाद लिए। नागौर से हाथ के उपकरण लिए गए। हाथ के उपकरण कहाँ के फेमस हैं? नागौर के। येलो मार्बल स्लेब हमने पहले देख लिया, जैसलमेर का है। जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर, यहाँ पर दोनों अलग अलग लिखे हैं क्योंकि 50 प्रोडक्ट 50 किलो के अकॉर्डिंग उन्होंने जारी किए थे। तो बलुआ पत्थर नक्काशी उत्पाद फर्नीचर उत्पाद है। तो फर्नीचर उत्पाद तो ओनली जोधपुर में लिखा हुआ था। जोधपुर ग्रामीण में बलुआ पत्थर नक्काशी उत्पाद है वो बताए गए थे। पाली का मेहंदी फेमस है, तो मेहंदी पाली में है। राजसमंद में टेराकोटा ग्रेनाइट मार्बल स्लेब्स वगैरह, वही पत्थर वाला बेल्ट आ गया था हमारे, हमने बात की थी। उदयपुर डूंगरपुर इधर यहाँ पर स्टोन आपको देखने मिलेंगे। भीलवाड़ा में वस्त्र है। शाहपुरा की कौन सी है? फट चित्रकला शाहपुरा में देखने मिलेगी। फट चित्रकला शाहपुरा की है। ब्यावर में आपको क्वार्ट्स और फेल्स पाउडर देखने मिलेगा। जो अजमेर में है वही ब्यावर में है, दोनों में सेम है, क्वार्ट्स और फेल्सपार पाउडर। और यहीं पर हम फेल्सपार वाला जो खनिज भी मिनरल भी हमें यहीं पर देखने मिलता है, तो उस अकॉर्डिंग भी हम याद कर सकते हैं। टॉप में आपको क्या देखने मिलता है? टॉप में है आपके स्लेट स्टोन टाइल्स। टॉप में क्या कौन सी आपको देखने मिलेगी? स्लेट स्टोन टाइल्स है वो आपको देखने मिलेगी। इसके अलावा गंगापुर सिटी में बताया गया था मिष्ठान, जो खीर मोहन उत्पाद है वो कहाँ का था? गंगापुर सिटी का। मैंने आपको पहले वाले ट्रिक में गंगापुर के रिगार्डिंग बताया था गंगा काकी, तो गंगा काकी क्या है? खीर अच्छी बनाती है। खीर मोहन मिष्ठान कहाँ पर है? गंगापुर सिटी का। डोसा, डोसा में कारपेट एंड स्टोन आर्टिकल है। डोसा में क्या है? कारपेट एंड स्टोन आर्टिकल आपको देखने मिलेंगे। डोसा में ही आपके एक हनुमान जी का मंदिर भी काफ़ी फेमस है, जहाँ पर वो भूत भगाने की रिगार्डिंग कुछ प्रोसेस वगैरह वो होती है। वो पता नहीं भूत होता है या नहीं होता, एक जो भी मन का डर है वो निकाला जाता है किसी भी इंसान की। एंड जयपुर में आपको देखने मिलेगा, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी में अलग अलग है। जयपुर ग्रामीण में तो आपके ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं और कृषि के उपकरण आ जाते हैं। जयपुर में लिया गया है ज्वेलरी। जयपुर की क्या फेमस है? ज्वेलरी काफ़ी फेमस है। पुराने गीतों में भी डांस में नहीं, सॉन्ग्स में हमें ये देखने मिलता है कि माने जयपुरिया की चूनड़ी, जयपुर का चूड़ा वगैरह जो भी हो वो मंगवाती रहती हैं। आप अगर रेगुलर सॉन्ग वगैरह मेरी तरह सुनते हैं तो आपको पता ही होगा, तो सॉन्ग वगैरह सुनते रहा करो। राजस्थान का कल्चर तो वैसे ही थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। राजस्थानी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, महिलाओं के रिगार्डिंग तो अच्छे से कूट कूट के बताया गया है उनमें। सौंदर्य हो चाहे उनके श्रृंगार की रिगार्डिंग हो या फिर कुछ अदर हो, तो ये आपको देखने मिलेगा। जैसलमेर जयपुर की बात कर रहे थे हम। जयपुर में आपको ज्वेलरी जेम्स देखने मिलेगा, गारमेंट्स, खिलौने और इंजीनियरिंग उत्पाद, क्योंकि जयपुर अलवर उधर पास में कंटिन्यू लगा हुआ है, तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर देखने मिलेंगे। इसके अलावा नीम का थाना में बताया गया फेल्ड्सपार खनिज उत्पाद। फेल्ड्सपार तो कहाँ पर है? केकड़ी और ब्यावर में। ये है आपके फेल्ड्सपार, यहाँ पर डे बीच में आ जाता है, डे बीच में नहीं आ रहा था, ओनली फेल्ड्सपार था और यहाँ पर फेल्ड्सपार बताया गया है। नीम का थाना में। जिस सीकर में एंटिक फर्नीचर है, मैं भी सीकर की, मैं भी एंटिक पीस, सीकर का फर्नीचर है वो भी एंटिक पीस। ये याद करने के लिए बता रही हूँ, मैं कोई एंटिक पीस नहीं हूँ। ओके, तो सीकर में फर्नीचर है, वो फर्नीचर कैसा? एंटीक फर्नीचर ही एक आपको कहाँ पर देखने मिलता है? बालोतरा में भी हमने कुछ देखा था, नहीं वस्त्र देखा था बालोतरा में। तो फर्नीचर एक जगह और भी आना चाहिए। हाँ, इधर था आपके चूरू झुंझुनू की साइड में भी लकड़ी का ही कार्य था, यानी लकड़ी वाला बेल्ट है वो आप हमारे शेखावाटी को याद रख सकते हो। फर्नीचर हमारे सिक्कर के शेखावाटी में, सिक्कर के पास ही लगता है चूरू, वहाँ पे वुड प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्योंकि फर्नीचर भी लकड़ी का बनेगा, वुड प्रोडक्ट भी लकड़ी के बनेंगे। झुंझुनू में भी कास्ट यानी हिंदी में लकड़ी होती है, तो ये झुंझुनू। तो शेखावाटी बेल्ट में आपको वुड प्रोडक्ट याद रखने हैं। वहीं वुड से याद है कि वुड के रिगार्डिंग जो एक आपके आकल वुड फॉसिल पार्क है जिसमें जुरासिक काल के मिले हैं, वो जैसलमेर है भाई। वो वुड हमेशा हर जगह हमारे ये ट्रिक काम नहीं करेगी। जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, आकल वुड फॉसिल पार्क जिसमें जुरासिक काल के अवशेष मिले हैं, वो आपके जैसलमेर है। आकल गांव जैसलमेर, वहाँ पर जुरासिक काल के अवशेष मिले थे। और यहाँ हम बात करें वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसमें वुड से अगर आए तो आप इसको एक लगा सकते हो अंदाज़ा कि शेखावाटी के कोई होंगे। तो ये हमने देख लिया बाकी 50 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट। अब हमें देखने मिलता है नेक्स्ट आप क्या रहता है? उद्योग और वाणिज्य विभाग। उद्योग और वाणिज्य विभाग में आपको देखने मिलेंगे 36 जिला उद्योग केंद्र बने हुए हैं, वही 8 उपकेंद्र। साथ ही यहाँ पर हमने जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म वाला जो सिस्टम है, जो भी शिकायत वगैरह होती हैं उनके समाधान के लिए डिस्प्यूट जो निवारण मंत्र है, डिस्प्यूट रिड्यूशनल मैकेनिज्म सिस्टम है वो बनाया गया है। और ये
इसमें राज्य स्तर पर तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता है करते हैं और जिला स्तर पर इसमें जिला कलेक्टर है वो अध्यक्षता करते हैं। डिस्प्यूट जो मैकेनिज्म है डिस्प्यूट रेडिशनल मैकेनिज्म। सुविधा परिषद बनी हुई है, MIFC है, 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 केंद्र इसमें देखने मिलेंगे। भाई शिकायत निवारण का तंत्र वही जो आपके 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 केंद्र है वहीं पर MIFC है वो भी वर्क कर रही है, सेम ही है दोनों। और डिस्प्यूट रेडिशनल मैकेनिज्म सिस्टम उसमें राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर DM है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा हमें पॉलिसी याद रखनी है मुख्यमंत्री लघु उद्योग वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, जिसमें 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, ग्रांट देते हैं 60,000 या 10%। 15 लाख का या तो 10% ग्रांट दे देंगे या 60,000 रुपये दिया जाता है आपको। अगर कोई लघु उद्योग वाणिज्यिक वाहन लेकर आते हो तो मुख्यमंत्री महोदय आपकी ये इस प्रकार सहायता कर देंगे। और लॉन्च कब की गई थी? 11 अक्टूबर 2022 को ये लॉन्च की गई थी। और इसमें एज शामिल की गई, युवा कौन है तो 18 इसमें लघु उद्योग वाला जो वाणिज्यिक वाहन कौन लेकर आ सकता है 18 से 45 के जो भी व्यक्ति हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। 1 दिसंबर 2022 को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने इसका शुभारंभ किया था, तो ये भी आप याद रख सकते हो। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग वाणिज्यिक वाहन योजना हमने देख ली है। और उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट स्कीम रहेगी वो रहेगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना है। इसमें 10 करोड़ तक का लोन दिया जाता है, लेकिन उसमें 25 लाख पर 9% सब्सिडी दी जाती है, 5 करोड़ तक 7% सब्सिडी दी जाती है और 10 करोड़ तक आपकी 6% सब्सिडी है वो दी जाती है। जो आपके पहले हमने देखी थी उद्योग प्रोत्साहन योजना उसमें दिए जा रहे थे 10 करोड़ तक, पर उस पर 10 करोड़ पर 5% दी जा रही थी। 25 लाख तक के 9%, इसमें 9% दी जा रही थी, उसमें 8% दे रहे थे। इसमें 25 लाख से 5% पर 5 करोड़ तक 7% दे रहे हैं, उसमें 1% कम था। यानी उस वाले से 1% ज़्यादा कर दो इसको तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ जाएगी। जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना देखी थी उससे 1% एक्स्ट्रा करोगे। साथ ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं, जैसे इसमें ग्रांट दिया जाता है 25% या फिर मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का इसमें ग्रांट है वो दिया जाता है। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा कि बजट 2023-24 है, इसमें एक बताया गया था कि 5 वर्षों में 9,000 उद्यमी हैं उनको लगभग हम 1200 करोड़ रुपए का लोन है वो प्रोवाइड करवाएंगे। ये 2023-24 के बारे में कहा गया था। बेनिफिशरी कौन होंगे? SC/ST वर्ग है उसको शामिल किया गया है इसमें लाभार्थी के रूप में। गैर कृषि क्षेत्र में लोन प्रोवाइड करा जाता है। 8 सितंबर 2022 को ये योजना है वो स्टार्ट हुई थी, 8 सितंबर 2022 में। सितंबर में हमने इस क्लास में कौन कौन से फैक्ट देखने हैं। सितंबर में एक आपकी भीमराव अम्बेडकर योजना आई है, लेकिन 2022 में। 2021 में हमने देखा था 2021 में सितंबर में हमने देखा था उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वो था 18 सितंबर 2015 को। ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा था ना, पोर्टल नहीं, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल तो आपके जुलाई में हो रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण स्टार्ट हुआ था वो सितंबर में हुआ था 18 सितंबर 2015 को। सितंबर में हमने देखी थी 17 सितंबर 2022 को आपकी MSME की फर्स्ट पॉलिसी आई थी 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर 2022 को आई है और ये हो रहा है आपके 8 सितंबर 2022 को। 8 सितंबर को भीमराव अम्बेडकर आ रही है। इसके कुछ दिनों बाद में आपकी MSME पॉलिसी है वो जारी की गई थी 17 सितंबर 2022 को। 8 सितंबर 2022 को भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी योजना आई थी। और सितंबर में आपके कौन सी हमने देखा 15 से 2015 में जब BJP गवर्नमेंट आई थी सेंटर में, तब से मान सकते हो 2014-15 में मोदी जी आए थे, तब उन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण को बढ़ावा दे दिया था। तो 18 सितंबर 2015 को। 17 सितंबर को हम MSME डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 17 सितंबर है उसे MSME डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वही अंतर्राष्ट्रीय MSME डे देखने मिलेगा आपको 27 जून। अंतर्राष्ट्रीय MSME डे कब आता है? 27 जून को। और 17 सितंबर को MSME डे। राजस्थान के देखोगे तो भारत की जो GDP है GSDP उसमें राजस्थान का योगदान आपको राजस्थान का योगदान तो हमने देखा था वही 5.17 4.86 वाला, लेकिन रैंक के अकॉर्डिंग देखोगे तो रैंक में इंडिया में राजस्थान कहते हैं 7वीं रैंक पर आता है। GSDP है उसमें भारत में राजस्थान कौन सी रैंक पर है? 7वीं रैंक पर आपको देखने मिलेगा। साथ ही एक स्कीम आपको देखने मिलेगी CM युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। जो 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के जो भी युवा होते हैं उनको ये योजना के तहत 25 लाख तक लोन लेते हैं तो 8% सब्सिडी दी जाती है, 5 करोड़ तक लोन लेते हैं तो 6% सब्सिडी दी जाती है। यानी 5 करोड़ तक का लोन दिया जाता है सब्सिडी के साथ। 25 लाख तक का लोन लेता है युवा तो उसको 8% सब्सिडी, 5 करोड़ तक के लोन पर उसको 6% सब्सिडी है वो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। 18 से 35 वर्ष के जो भी व्यक्ति हैं उनको इसमें
लाभ है वो दिया जा रहा है। वहीं 18 से 45 हो जाती है आपकी लघु उद्योग वाणिज्यिक वाहन। वाणिज्यिक वाहन 45 है। उद्यम प्रोत्साहन युवा उद्यम में 10 साल कम कर दो, 18 से 35 तक ये युवा रहेगा। और इसमें वाणिज्यिक वाहन में 15 लाख रुपए दे रहे हैं, 10% या 60,000। और भीमराव अम्बेडकर में इसमें 25% कॉस्ट का या फिर 25 लाख रुपए है, वो प्रोत्साहन के रूप में ग्रांट है और राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है। इसके अलावा एक आपको देखने मिलेगी इस चैप्टर में रिप्स योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 रिप्स है। इसके देखोगे तो पहले इसकी आई थी 17 दिसंबर 2019 में ये स्टार्ट हुई थी। वापस पुनः आरंभ कब हुई है? 7 अक्टूबर 2022 को आई है और 31 मार्च 2027 तक ये प्रभावी रहनी थी। लेकिन अभी हाल ही में 2024 में एक न्यू पॉलिसी भी आ गई है। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, ओल्ड से भी पूछ सकता है, न्यू के साथ साथ ओल्ड के डाटा भी दे सकता है। बाकी ऐसे भी तो लिख सकता है ना कि रिप्स 2000 जो आई थी 22 वाली, वो कब तक प्रभावी रहनी थी, या फिर 7 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हुई थी, जो इसमें यहाँ पर डेट चेंज कर दे कि 31 मार्च 2027 तक की रहनी थी या 26 कर दे, कुछ भी कर दे। उसमें क्या रखा था कि विनिर्माण और सेवा सेक्टर में 15% एनुअल ग्रोथ का टारगेट रखा था। एग्जामिनर लिख सकता है कि रिप्स योजना जो 7 अक्टूबर 2022 को आई थी उसमें 25% टारगेट रखा था। नहीं, 25 नहीं था, 15 था। तो ऐसे मत सोचना कि न्यू आ गई तो ओल्ड वाली को नहीं पढ़े, ओल्ड वाली भी पढ़नी है, साथ में न्यू पढ़ लो। तो 17 दिसंबर 2019 को आई थी आपके फर्स्ट रिप्स से, फिर उसको वापस रीस्टार्ट किया गया था 7 अक्टूबर 2022 को, जो 27 तक प्रभावी रहनी थी। हाल ही में 2024 में न्यू पॉलिसी भी आ गई है। ओल्ड वाली में बताया गया था कि विनिर्माण और सेवा सेक्टर में 15% एनुअल ग्रोथ का टारगेट रखा गया था। 2027 तक गवर्नमेंट का टारगेट था कि 10 लाख रोजगार हमें क्रिएट करने के सभी करके। इसके लिए उन्होंने प्रावधान रखा था कि 50 करोड़ से अधिक की इन्वेस्टमेंट है, उनको बढ़ावा देंगे तो हमारे 10 लाख व्यक्तियों को भी रोज़गार मिल जाएगी, हमारी ग्रोथ रेट भी हो जाएगी 15% एनुअल ग्रोथ रेट। और तो ये 50 करोड़ से अधिक के निवेश को प्रोत्साहन देती थी आपकी रिप्स योजना 2022 वाली। 7 अक्टूबर 2022 वाली थी, वो किसको प्रोत्साहन दे रही थी? 50 करोड़ से अधिक के निवेश को। प्राथमिक 8 श्रेणियाँ हैं, उसके लिए कस्टमाइज इसमें प्रीलाभ दिया जा रहा था। इसमें आपके रूपांतरण के रिगार्डिंग, जो कन्वर्जन के रिगार्डिंग जो ड्यूटी थी वो तो 100% तक उसको फ्री कर दिया था। लैंड वाला टैक्स था उसको 7 वर्ष के लिए फ्री किया गया था। स्टाम्प ड्यूटी है उसको 75% या फिर 25% राशि है। स्टाम्प ड्यूटी है उस पर 75% छूट दी जा रही है, या फिर 25% राशि है वो रिम्बर्समेंट गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा था। और SC/ST में 7 वर्षों के लिए 75% का रिम्बर्समेंट है वो किया जा रहा था। ये एक था आपके 7 अक्टूबर 2022 की निवेश रिप्स पॉलिसी में, निवेश प्रोत्साहन वाली में। फर्स्ट तो दिसंबर में आई थी, 17 दिसंबर 2019 को वापस शुरू किया था। 7 अक्टूबर 2022 को 15% की ग्रोथ रेट के लिए 10 लाख का रोजगार क्रिएट करने के लिए तो कहा कि 50 करोड़ से अधिक के जो भी इन्वेस्टमेंट आएंगे ना राजस्थान, हम उनको ही ध्यान देंगे रिप्स योजना में। 8 प्राथमिक क्षेत्र थे उनको कस्टमाइज करती थी। जो कन्वर्जन ड्यूटी थी 100% फ्री थी। लैंड टैक्स है 7 वर्षों के लिए, लैंड इसमें कितना 7 वर्ष है। और स्टाम्प है, स्टाम्प में 25% तक का, SC/ST में 75% का रिम्बर्समेंट किया जा रहा था 7 वर्षों के लिए। फिर जो न्यू रिप्स पॉलिसी आई है वो, इसका अनावरण 19 अक्टूबर को जो लंदन में आयोजित एक रोड शो है उसके अंतर्गत इसका अनावरण किया गया था। इसकी जो रिप्स पॉलिसी है इसकी थीम रखी गई थी ग्रीन, ग्लोबल और कम्पिटेंट राजस्थान, यानी कि हरित, वैश्विक और सक्षम राजस्थान है। ये इसकी थीम है, वो आपको देखने मिलेगी। ग्रीन, ग्लोबल, कम्पिटेंट राजस्थान है वो इसकी थीम है। टारगेट इसमें रखा गया है कि नेक्स्ट 5 वर्षों में इकोनॉमी है इसको 180 बिलियन जो डॉलर है उससे दुगना करके कितना करना है, 350 बिलियन डॉलर है वो करना है। यही टारगेट है वो राइजिंग राजस्थान में बताया गया था। राइजिंग राजस्थान में यहाँ पर इस रिप्स योजना में तो 180 बिलियन बताया गया है। राइजिंग राजस्थान में बताया था 182 बिलियन डॉलर। तो वर्तमान हमारी GDP है और बढ़ाकर कितना करेंगे 350, रिप्स में कितना 180 बिलियन डॉलर। और इसकी थीम याद रखना ग्रीन, ग्लोबल, कॉम्पिटेंट राजस्थान। रिप्स 2024 है, इसमें मानक सेवा पैकेज के तहत प्रोत्साहन दिया जाता है। न्यूनतम 50 करोड़ तक के लोन पर न्यूनतम निवेश की जो था उसको 50 करोड़ से घटाकर कितना कर दिया है, वर्तमान में 25 करोड़ तक की इसमें शामिल कर लिया जाता है। और वहीं पर्यटन वाले देखोगे तो उसमें 10 करोड़ तक के है, उसको उन यूनिट को ही है ना शामिल कर लेते हैं कि जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ उससे अधिक है उनको ही ले लो। या फिर पहले इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ या उससे अधिक होता था तब हम ले रहे थे ना, 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश है उसको प्रोत्साहन दे रहे थे। अब का 50 की जगह 25 करोड़ या उससे अधिक होगा ना तो भी दे देंगे। जरूरी नहीं है कि हमारे इस प्यारे से अच्छे से राजस्थान में 50-50 करोड़ लोग इन्वेस्ट करने के लिए आए। तो
आधा कर दो भाई, तो 2024 वाले में आधा कर दिया है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। कौन सी हम देख रहे हैं, रिप्स देख रहे हैं ना, एकीकृत खनिज, एमसैंड, रिप्स रिप्स है यहाँ पर नहीं बताएगी यार। एमसैंड पॉलिसी जो भी 9 नीतियों में रिप्स नहीं है। 9 नीतियाँ जो जारी हुई थी उसमें पर्यटन नीति है, एवीजीसी नीति है, एमसेंड है, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा वाली है। एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा में तो 125 गीगावाट बढ़ाने तक का टारगेट रखा है 2030 तक का। खनिज नीति है, खनिज नीति में 3 गुना कर रहे हैं और राजस्व को 1 लाख करोड़ कर रहे हैं। क्लस्टर वाली आई है और जिला उत्पाद आई है, एमएसएमई आई है, निर्यात आई है। ये रिप्स है वो आपके अक्टूबर में ही आ गए थे और अक्टूबर के करंट अफेयर्स में आपको देखने मिलेगी। तो अक्टूबर का करंट अफेयर देखोगे तो उसमें आपको रिप्स योजना देखने मिलेगी, जिसकी थीम थी ग्रीन ग्लोबल कॉम्पिटेंट राजस्थान। 5 वर्षों में इंडिया जो राजस्थान की इकोनॉमी उसको 180 से 350 बिलियन डॉलर करना और न्यूनतम निवेश 50 करोड़ के स्थान पर 25 करोड़ कर दिया। पर्यटन इकाइयों के लिए ये सीमा कर दी है 10 करोड़ या इससे थी। और इसमें आईटी, बिजली, लॉजिस्टिक जैसे जो भी क्षेत्र हैं उनके साथ साथ जो भी उभरते हुए क्षेत्र है, जैसे कि कोई भी एरोस्पेस है, कोई भी रक्षा के रिगार्डिंग हो, ड्रोन हो, सेमीकंडक्टर्स हो, एग्री टेक हो, या फिर कचरा के रिगार्डिंग जो रिसाइकल वाले जो है उनको शामिल करती थी। क्षेत्रीय जरूरत है, सेक्टोरल नीड है, उसमें राज्य की प्राथमिकता और निवेशक है उनको लचीलेपन को केंद्रित ये योजना आपको देखने मिलेगी। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा औद्योगिक नीतियाँ। औद्योगिक नीतियाँ हैं वो आपको देखने मिलेगी कि पहली औद्योगिक नीति आई थी 24 जून 1978 को। 24 जून 1978 को राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति जारी की गई थी और बाद में जारी की गई थी। अब लास्ट जो आई थी वो 1 जुलाई 2019 को आई थी। इसके बीच में भी कुछ आई थी, 90 में भी आई है, 94, 98, 2010, 15 में आई भी थी। लेकिन फर्स्ट आपको याद रखनी है 24 जून 1978 की, और लास्ट 7th पॉलिसी आपको याद रखनी है 1 जुलाई 2019 की। इसके अलावा इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत इसको बताया गया है कि CSR क्या होगा। CSR में लिया गया है टर्नओवर और जो नेट है, प्रॉफिट है, उसके अकॉर्डिंग इसमें जो डाटा है वो लिया जाता है। यानी कि उन कंपनियों को लेती है जिनका टोटल नेटवर्थ तो कितनी हो, 500 करोड़ या अधिक हो, या फिर उनका टर्न ओवर कितना रहा हो लास्ट कुछ वर्षों में 1000 करोड़ या इससे अधिक का टर्न ओवर रहा हो, उन्हीं पर CSR लगता है। या फिर उनके जो शुद्ध लाभ है पिछले 3 वर्षों का शुद्ध लाभ है वो 5 करोड़ या अधिक हो, तो शुद्ध लाभ है वो 5 करोड़ या अधिक होने पर, 3 वर्षों वाला नहीं है, 3 वर्षों के अकॉर्डिंग तो उसमें क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं 2% वाली वैल्यू। कंपनी कौन सी पर लागू होगा उसके रिगार्डिंग बताया जाता है कि कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे अधिक हो, टर्न ओवर जिसका 1000 करोड़ या अधिक हो, या फिर जो नेट प्रॉफिट होता है 5 करोड़ या उससे अधिक हो, तो उन पर लगता है आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी एक्ट 2013 की धारा 135 में बताया गया है। इसमें लिया जाता है कि विगत 3 वर्ष है उसमें शुद्ध लाभ का औसत 2% है, वो इसमें CSR के तहत किसी भी कंपनी को अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो तो आपको लास्ट जो 3 ईयर है इनके शुद्ध लाभ का, नेट प्रॉफिट का 2% आपको CSR के तहत आपको समाज में लगाना होगा। क्योंकि आपने समाज से लाभ लिया है तो समाज के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारी है, तो आप 2% वापस समाज के उत्थान के लिए लगाओगे। और अनुसूची जो एक्ट है उसमें वर्णित गतिविधियाँ हैं, उसमें जो भी प्रावधान वगैरह बताए गए उसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे। अनुसूची 8 में कौन कौन सी बताएगी, जैसे शिक्षा वाली है, पर्यावरण वगैरह है, तो हेल्थ सेक्टर है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए आपको ये देखने मिलेगा। अभी जो आपने टीवी वगैरह अगर कुछ देखते हैं तो वहाँ पर आप देखते हो कि वो डाबर आंवला वाला तेल का ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में आता था कि बच्चियों की शिक्षा को बढ़ावा, या फिर कोई ऐसा शैम्पू वगैरह कुछ आता है कि क्लिनिक प्लस बच्चियों की शिक्षा के रिगार्डिंग। भाई वो शिक्षा के रिगार्डिंग ऐसे खुद से वे नहीं करें, वो CSR के तहत है, वो 2% वे करते हैं और उसी को वो अपने एडवर्टाइजमेंट में यूज़ कर लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो वे कर रहे थे वो CSR के तहत कर रहे हैं 2%। तो उससे आप याद रखना हमेशा कि अच्छा इनका टर्न ओवर कितना है, 1000 करोड़ या उससे अधिक है ना, तब ये लोग वे कर रहे हैं, और इनका प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट वो 5 करोड़ या उससे अधिक है, और इनकी जो टोटल टर्न ओवर संपत्ति है वो 500 करोड़ या अधिक है। काश इतने 500 करोड़ की संपत्ति मेरे पास भी होती तो 500 करोड़ या अधिक जिनकी प्रॉपर्टी होती है ना, वो इसमें CSR के लिए आते हैं।
फिर इसमें आता है दस्तकार पहचान पत्र। जो भी आपके आर्टिशियन आइडेंटिटी कार्ड है वो भी इसमें जारी किए जाते हैं। जिला उद्योग केंद्र द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के कारीगर हैं उनको ऑनलाइन दस्तकार पहचान प्रमाण पत्र है वो इसके माध्यम से दिए जाते हैं। दस्तकार पहचान प्रमाण पत्र जिला उद्योग केंद्र द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के कारीगर है उसको इसमें शामिल किया जाता है। और इसमें राजस्थान में जो CSR अथॉरिटी बनी हुई है वो कब की बनी हुई है? 6 नवंबर 2019 को। तो CSR अथॉरिटी राजस्थान की कौन सी बनी हुई है? 6 नवंबर 2019 वाली बनी हुई है। वर्तमान में इसमें लगभग 150 योजना प्रगतिरत है। और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखोगे तो कि इस अथॉरिटी में क्या बताया गया है कि 19 सदस्य परामर्शदात्री मंडल होगा जिसकी अध्यक्षता CM साहब करेंगे। 18 सदस्य जो प्राधिकरण होगा उसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव कर रहते हैं। और जिला स्तर पर इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जिला कलेक्टर करते हैं। किसमें? CSR अथॉरिटी में। कि जिले पर जिला कलेक्टर होता है। जो 18 लोगों का पैनल है उस पर तो सचिव है। 19 लोगों के जो परामर्श देने वाला है तो परामर्श हम ज़्यादातर CM को ही देते हैं। तो परामर्शदात्री CM में 6 नवंबर 2019 को ये अथॉरिटी बनी थी। आज कुछ है क्या स्पेशल? ये हमारे आसपास डेट कौन सी होगी? 26 जनवरी तो नहीं आ गई? आज ही है क्या 26 जनवरी? आसपास गाने वाले बज रहे हैं। ओके, आई थिंक 26 जनवरी तो नहीं होनी चाहिए आज। जी मैंने डेट नहीं देखी। अगर 26 जनवरी आज की डेट हो तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और नहीं हो कल हो तो भी एडवांस में मान लेना। ओके, एक आती है आपकी VIP निवेश संवर्धन ब्यूरो। VIP निवेश संवर्धन ब्यूरो है। ये बनी कब थी? ये बनी थी 1991 में बनी थी। VIP 1991 में बनी थी। और इसमें एक बनी हुई है आपकी स्टेट एम्पावर्ड कमेटी बनी हुई है, SEC बनी हुई है, जो 10 करोड़ या उससे अधिक के जो भी निवेश है उसको बढ़ावा देती है। उसके प्रस्तावों के लिए VIP बनाई गई थी। 10 करोड़ या उससे अधिक के निवेश को बढ़ावा देती है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसकी जो स्टेट एम्पावर्ड कमेटी है वो बनी हुई है। मुख्य सचिव ही हमने इसकी जो अथॉरिटी है वो जिला वाली, जिला नहीं सॉरी 18 जो लोगों की प्राधिकरण था उसमें भी सचिव कर रहे थे, VIP में भी। तो VIP 10 करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है। बनी कब की थी? 1991 में बनी थी। अध्यक्षता कौन करते हैं? मुख्य सचिव करते हैं। इसमें कुछ इन्वेस्टर कनेक्टेड प्रोग्राम भी चलाए गए थे। इन्वेस्टर कनेक्टेड प्रोग्राम चलाए गए थे जिसमें दिल्ली में आपको 3 याद रखना है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी दिसंबर 2023 में। भारत मोबिलिटी हुई थी फरवरी 2024 में। भारत टेक समिट हुई थी फरवरी 2024 में। यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट तो कब हो रही है? दिसंबर में। डेट नहीं याद रखो तो ये से याद रखना। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट दिल्ली, भारत मोबिलिटी दिल्ली और भारत टैक्स दिल्ली। हम टैक्स किसको देते हैं? इंडियन गवर्नमेंट को देते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की मोबिलिटी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट में कहाँ पर है? दिल्ली में। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर वाले देखोगे तो वो आपको देखने मिलेगी तमिलनाडु में। ग्लोबल इन्वेस्टर कहाँ पर है? तमिलनाडु में हुई थी। तमिलनाडु में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई थी। जयपुर में आपको क्या देखने मिलेगा? लॉजिस्टिक समिट। जयपुर में क्या है? लॉजिस्टिक समिट है। और गुजरात में क्या है? वाइब्रेंट गुजरात है। तो गुजरात में हमने देखी वाइब्रेंट गुजरात। तमिलनाडु में ग्लोबल इन्वेस्टर लॉजिस्टिक समिट हमने देखी जयपुर में। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट हो चाहे भारत मोबिलिटी हो या भारत टैक्स हो वो हमने देखा है दिल्ली में। VIP बनी कब थी? 1991 में। इसी के तहत इन्वेस्ट कनेक्टेड प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसी के तहत इन्वेस्ट राजस्थान समिट है वो आयोजित की जाती है। इसी के तहत सिंगल विंडो जो क्लियरेंस वाली सुविधा है वो दी जाती है। वन स्टॉप शॉप भी इसी के तहत है। जो इन्वेस्ट समिट हुई थी वो हुई थी दिसंबर में इसका जयपुर में आयोजन किया गया था। और इससे पहले ये 7-8 अक्टूबर 2022 को JECC सीतापुरा जयपुर में भी आयोजित की गई थी। भारतीय जो उद्योग परिसंघ है CII उसमें इसमें मेनली पार्टिसिपेट है, भागीदार आपको देखने मिलेगा। राष्ट्रीय भागीदार है CII है। यही आपके इसमें देखने मिलती है जिसकी हम रेगुलर बात करते हैं आपके वापस में उसका नाम बोलिए। 9 से 11 दिसंबर के मध्य हुई थी ना। अरे उसकी थीम थी रिप्लेट रिस्पॉन्सिबल राजस्थान, नहीं रिप्लेट रिस्पॉन्सिबल रेडी। हाँ देखो मैं उसका वापस भूल गई। मैं उसका पता नहीं नाम कैसे भूल जाती हूँ। मुझे उसकी थीम अच्छे से याद रह जाती है, डेट याद रह जाती है, नाम भूल जाती हूँ। उसमें आपको यही CII है वही देखने मिलेगा। VIP ने उसको आपका आयोजन किया गया है। मैं क्यों नाम भूल गई उसका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। तो आप समझ के होंगे आप अगर कंटिन्यू क्लास वगैरह देख रहे हैं। राइजिंग राजस्थान, हाँ याद आ गया। राइजिंग राजस्थान है। ये राइजिंग राजस्थान नाम क्यों भूल जाती हूँ मैं।
इस राइजिंग राजस्थान का भी आयोजन किसने किया था? आपके बीआईपी ने किया था। और उसमें भी आपने देखा था कि राइजिंग राजस्थान में भी जो भागीदार था वो अपने सीआईआई था। उसमें नोडल एजेंसी बीआईपी थी और भागीदार आपको सीआईआई देखने मिलेगा। तो इसमें भी इन्वेस्ट राजस्थान समिट में भी, क्योंकि उसमें भी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हमारे एमओयू ये थे, हमने कुछ लगभग 35 करोड़ के अराउंडिंग, या फिर मेरे को डाटा एग्जैक्ट याद नहीं है, वापस देखना पड़ेगा, इतने लाख करोड़ के एमओयू साइन किए थे। तो बड़े इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन कर रहे हैं, तो सीआईआई आ जाएगा, पीआईपी आ जाएगा। और इसी के साथ इन्वेस्ट राजस्थान समिट में कुछ गण्यमान्य व्यक्ति होते हैं, उनको पुरस्कार भी दिया जाता है, राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया जाता है। 6 गण्यमान्य व्यक्ति हैं, उनको इसमें दिया गया था। अब तो आप राइजिंग राजस्थान याद रखना इसमें। फिर इसके अलावा एक आपको देखने को मिलता है सिंगल विंडो क्लियरेंस। सिंगल विंडो क्लियरेंस है, ये 16 विभाग की 135 सर्विस को शामिल करती है। 16 विभागों की 135 सेवाओं को इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा वन स्टॉप शॉप सिस्टम। वन स्टॉप शॉप सिस्टम है, ये इसकी वेबसाइट है rajnivesh.rajasthan.government.in। और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बना हुआ है, इसकी स्थापना की गई है। वन स्टॉप शॉप के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की स्थापना की गई है सीएम की अध्यक्षता में। सीएम किस किस के होते हैं आपके, इसके भी होते हैं, साथ ही आपके राजविका में उसमें भी सीएम देखने मिलता है, आपको सीआईडी वाले में भी सीएम देखने मिलता है। और वन स्टॉप शॉप हो गया। एक प्रवासी राजस्थान का जो फाउंडेशन बना हुआ है कुछ, उसमें भी आप देखोगे उसमें भी सीएम ही होता है। तो सीएम है, उसकी अध्यक्षता में इस वन स्टॉप शॉप में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बना हुआ है। और rajnivesh.rajasthan.com जो वेबसाइट है वो इसमें आपको देखने मिलेगी। तो बीआईपी में हमने देखा इन्वेस्टर कनेक्टेड प्रोग्राम देखा है, इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट देखी है, सिंगल विंडो और वन स्टॉप शॉप, 4 हमने इसमें देखे हैं। और इसी में 5वां आप लिख सकते हो, राइजिंग राजस्थान भी लिख सकते हो कि इसी के द्वारा मेन था ना उसमें, राइजिंग राजस्थान। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हो। इसके अलावा एक आपको देखने मिलता है राशिको। राशिको संस्था है, इसकी स्थापना की गई थी 3 जून 1961 में। 3 जून 1961 को इसकी स्थापना की गई थी। पीएसयू का दर्जा इसे दिया गया था। 1975 में इसे पीएसयू का दर्जा दिया गया था। इसमें ड्राई पोर्ट बने हुए हैं। ये कौन से सेक्टर के लिए वर्क करती है? तो इसमें ये ड्राई पोर्ट हो, राजस्थली हो, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स हो, विश्वकर्मा जो एमएसएमई टावर हो, या फिर इनलैंड कंटेनर डिपो, उन सब में आपको राशिको देखने मिलेगा। यानी जो स्मॉल इंडस्ट्री है, राशिको SI है, इससे आप याद रखना, इसके बीच में जो SI आ रहा है यानी स्मॉल इंडस्ट्री आ रही है। और स्मॉल इंडस्ट्री के लिए वर्क 3 जून 1961 से करिए, 3 जून 1961 से ये कार्य कर रही है। इसको उद्योग का दर्जा, पीएसयू का दर्जा कब दिया गया? 1975 में। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1989 में। मोहम्मद यूनुस समिति थी, उसकी सिफारिश पर 1989 में किसको दिया गया था? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था। पर्यटन को तो दिया था 1989 में। और इसको कब दे रहे हैं? राशिको को इसको दे रहे हैं 1975 में। 1975 की आई है, तो ये 1975 में इसको दे रहे हैं। और इससे 100 साल पीछे कर दोगे ना, 1875, तो उसमें आपको आ जाती है आपकी सेबी वगैरह, वो इसी में आती है ना 1875 में। या फिर आप देखोगे कि जो आर्य समाज है, आर्य समाज की डेट भी आपको 1875 है, वही देखने मिलेगी लगभग। इकोनॉमी में भी आता है यार 1875, कहीं ना कहीं तो कुछ आता है। आपको पता हो ना तो कमेंट कर दिया करो भाई, कुछ महानुभाव तो पता होगा ना तो भी नहीं करेंगे, पता नहीं इतना ज्ञान छुपा के करोगे क्या। वैसे कोई नहीं, रखो आप अपने पास, स्टोर काम आएगा। ओके, तो राशि को हम देख रहे थे 3 जून 1961 को इसकी लॉन्च किया गया था। पीएसयू का दर्जा 1975 में दिया हुआ है। ये ड्राई पोर्ट, इसमें ड्राई पोर्ट बने हुए हैं जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी भी याद रखना। आप हो सकता है किसी के बहुत ओल्ड नोट्स बने हुए उसमें भिवाड़ी नहीं लिखा हो, तो भिवाड़ी में भी ये है, भीलवाड़ा में भी है, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, यहाँ पर क्या है? ड्राई पोर्ट बने हुए हैं। राजस्थली है जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता, 2 इंडिया से बाहर नहीं, 2 राजस्थान से बाहर, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता राजस्थली बने हुए। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है, ये बना हुआ सांगानेर जयपुर में। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है सांगानेर जयपुर में। विश्वकर्मा एमएसएमई टावर है जयपुर में। इनलैंड कंटेनर डिपो है मानसरोवर जयपुर में।
भारत सरकार की जो भी ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है, इस स्कीम के तहत ये राशि को है इसमें इनलैंड कंटेनर डिपो है वो वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने की उदयपुर में, ड्राई पोर्ट बनाने की बीकानेर और पचपदरा में, कि बीकानेर और पचपदरा में ड्राई पोर्ट बनाए जाएंगे, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा उदयपुर में। साथ ही इस राशि को द्वारा जो भी ट्राइबल प्रशिक्षण केंद्र है, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र हो, चाहे चित्रकला हो या टोंक का जो मयूर बीड़ी छाप बीड़ी है, उनको बढ़ावा देने के रिगार्डिंग कोई भी ट्रेनिंग वगैरह करना हो तो वो भी इसके द्वारा किया जाता है। साथ ही राशि को द्वारा फट चित्रकला है, शाहपुरा में ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, कोटा बूंदी में भी कुछ ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, वुड सीजिंग प्लांट और कॉमन फैसिलिटी सेंटर इसके जोधपुर में बनाए गए हैं। पुस्तक बीकानेर वाली को ये बढ़ावा देती है और मारवाड़ जोधपुर की जो चित्रकला है, पेंटिंग है, उसको भी बढ़ावा देती है। आज तो हमारे आसपास बॉर्डर मूवी के गाने चल रहे हैं। बॉर्डर मूवी सबकी फेवरेट है, मैक्सिमम उसके गाने काफ़ी अच्छे हैं, मेरे को उसके गाने काफ़ी अच्छे लगते हैं। और मैं ना सच बताऊँ क्या, मैं बहुत मूवी देखती हूँ, बहुत सॉन्ग वगैरह काफ़ी सुनती हूँ। वो एक मूवी देखो तो पता नहीं क्या ही अलग ही आपको खो जाते हैं मूवी देखते हुए। देखना चाहिए मूवी वगैरह और रिलैक्स फील होता है, सॉन्ग वगैरह भी सुनते रहना चाहिए। अब आप वापस आ जाते हैं काम के टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारे आपको संस्था देखने मिलेगी RFC, राजस्थान वित्त निगम। RFC है, ये बनी थी 1955 में। 20 करोड़ से अधिक के जो भी उद्योग वगैरह हैं, नए उद्योग लगाने वाले हैं, उनको बढ़ावा देती है RFC। 20 करोड़ या उससे अधिक के उद्योगों को। इसी के तहत युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। 2013-14 में युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है, ये लॉन्च की गई थी, जिसमें युवा किसको मनाया गया, जिसकी 18 से 45 वर्ष तक है। मैक्सिमम आयु इसमें 45 वर्ष बताई गई कि उसी को हम लेंगे, 18 से 45 युवा उद्यमिता प्रोत्साहन में। और 18 से 35 हमने देखी थी युवा जो CM युवा उद्यमिता वाला था कुछ हमने देखा था ना, उसमें 8 करोड़ पर आपके 25 लाख पर 8% सब्सिडी, 5 करोड़ पर 6% सब्सिडी। वो वहाँ पर आपके युवा बन जाता है 35 साल तक का ही। और युवा जब है ना कि वो मोटर वाहन लेने जाता है आपके, तब बन जाता है वो 45 लाख का। तब उसको हम 15 लाख तक का लोन देते हैं और 60% तक की 10% सब्सिडी या 60,000 रुपये दे देते हैं। लेकिन जब वो उद्यमिता लगाता है, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन है, तब युवा बनता है आपके 45 साल का। युवा का कितना होता है, 45 साल का होता है। और इसमें दिया जाता है 1.5 करोड़ तक का लोन इसमें दिया जाता है। इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है, 6% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन इस स्कीम के तहत दिया जाता है। 1000 इंडस्ट्रियल यूनिट लगाई जाने इसमें प्रस्तावित की गई थी। 2013-14 में लॉन्च की गई थी। 1000 इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने की रिगार्डिंग थी। इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जा रहा है, 6% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है इसमें। और 1.5 करोड़ तक के लोन है, यानी 1.5 करोड़ तक के लोन है वो इसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा इसके द्वारा शिल्प बाड़ी योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें 20 लाख तक का लोन देती है। टेक्नोक्रेट योजना संचालित है, जो 20 लाख तक का लोन देती है तकनीकी क्षेत्र के। टेक्नो यानी तकनीक के रिगार्डिंग होगा 20 लाख। सेम फैक्स है, उसमें भी 20 लाख है। भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए ये RFC करती है। गुड बोरोवर स्कीम चल रही है 10 करोड़ तक के लिए। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन है, ये हमने देख लिया 1.5 करोड़। सरल योजना इसके द्वारा संचालित है 10 करोड़ तक के लिए सरल योजना। तो RFC है। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अलावा शिल्प बाड़ी, टेक्नोक्रेट, सिमफेक्स, गुड बोरोवर, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना और सरल योजना है, वो संचालित करती है। RFC है, RFC की में ये मेरे को याद नहीं मैंने कैसे क्या लिखा था यहाँ पे, IDBI और IFCI मैं कम्प्लीटली भूल गई हूँ। मैं काफ़ी दिनों बाद में इसको रीड कर रही हूँ। ओके, क्यों टाइम ही नहीं मिलता यार कितना। फिर है आपके 1969 में आया था आपके राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आया था, RIMDC 1969 में। और RSMDC ये 1979 में खनिज के लिए, और RICO बनी थी 1980 में उद्योगों के लिए। इस 1969 के जो राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसी के तहत RSMDC 1979 और RICO 1980। RICO की बात करोगे तो RICO 1980 में बनी है, और इसके द्वारा ऋण सुविधा, तकनीकी सहायता वगैरह दी जाती है, मर्चेंट बैंकिंग के कार्य किए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा है 5-10 मिनट पॉज करते हैं अपन, फिर पढ़ेंगे।
तो हम बात कर रहे थे रिको की। चाय बाद में पियेंगे, पहले इसको ख़त्म करते हैं। ओके, रिको हम बात कर रहे थे, 1980 में बनी थी रिको। और रिको के द्वारा एग्रो फूड पार्क लगाए गए हैं। राजस्थान में 4 जगह एग्रो फूड पार्क है वो बने हुए हैं, बोरनाडा, जोधपुर, रनपुर, कोटा, गंगानगर और अलवर। आई थिंक सनलाइट है वो थोड़ी सी आने लग गई है, फिर मैं इसको क्लियर आपको दिख रहा है, 1 मिनट रुकना। ओके, आई होप आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। तो एग्रो फूड पार्क बने हुए हैं बोरनाडा, जोधपुर, रनपुर, कोटा, गंगानगर और अलवर में। कृषि प्रसंस्करण और कृषि खाद्य और प्रसंस्करण यूनिट बनी हुई है तिवरी, जोधपुर में। विशेष पार्क बने हुए हैं। विशेष पार्क आप देखोगे जयपुर में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क बना हुआ है जमवा, रामगढ़ में। पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए वर्क करता है इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क। अलवर में आपके गिलोट वाले में बना हुआ है जापानी जोन बना हुआ है गिलोट में। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज़ बना हुआ है खुसखेड़ा पिवाड़ी में, स्पोर्ट्स जो गुड्स और टॉयज़ वाला जोन बना हुआ है। इसके अलावा जोधपुर में देखने मिलेगा मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस है वो जोधपुर में देखने मिलती है। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस जोधपुर में है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जम्वा, रामगढ़ में है। जापानी क्षेत्र में गिलोट है वहाँ पर जापानी जोन देखने मिलेगा। और बच्चे किसको देख के खुश हो जाते हैं, गुड्स सॉरी जो भी स्पोर्ट्स वाले जो भी गुड्स वगैरह हैं उन या फिर टॉयज़ को देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं, तो वो कहाँ पर है, खुसखेड़ा भिवाड़ी में। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा मिशन निर्यातक बनो जो स्कीम है वो भी किसके द्वारा संचालित है, रिको द्वारा संचालित है। 1980 में ये रिको बना था। एग्रो फूड पार्क हो चाहे कृषि और खाद्य प्रसंस्करण यूनिट हो, इसे स्पेशल जोन लगाने की रिगार्डिंग हो या फिर मिशन निर्यातक हो। इसके अलावा इसके द्वारा 5 अग्निशमन केंद्र हैं उनकी स्थापना की गई है। 5 अग्निशमन केंद्र कैसे, अग्नि में क्या होता है, थोड़ा सा रोष होगा, उस अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं कि अग्नि थोड़ी थोड़ी खारी होगी। चक्के तो नहीं देखी लेकिन यानी गुस्सा ज़्यादा होता है, खारा है। और खारा हो गया तो कल्लड़ झाड़ देंगे, कल्लड़वास है, केशवाना, केस वगैरह चल जाते हैं। खेर नहीं होती उस व्यक्ति की जिस पर हमें गुस्सा आया हुआ होता है, जिस पर हमारी अग्नि बरस रही थी। और खेर तल, रतनगढ़ और रतन सारे अग्नि में क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो रतनगढ़, खेर तल, केशवाना, कल्लड़वास और खारा, खेर तल, रतन, केश, कल्लड़, ये क्या है, 5 अग्निशमन केंद्र बने हुए हैं। इसके अलावा इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन किया गया था। इसके द्वारा 2024 में 12वां संस्करण था। 1 से 4 फरवरी 2024 को 12वां संस्करण आयोजित किया गया था। जयपुर में एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर वगैरह बनाए गए हैं। सीतापुरा जयपुर में सीडोस सेंटर फॉर जो डेवलपमेंट और स्टोन्स वगैरह और फिकी द्वारा इसमें वर्क है वो कर रही है। यानी इंडिया स्टोन मार्ट है वो कौन लगा रहा है, सीडोस जो संस्था है, और इसके अलावा फिकी के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। इसके अलावा इसमें आपको पार्टनर देखने मिलेगी, राजस्थान गवर्नमेंट भी है, रिको है, ये सब मिलकर ही इंडिया स्टोन मार्ट आयोजन करते हैं। 12वां संस्करण फरवरी 2024 में हुआ था। नेक्स्ट इसका होगा आपके फरवरी 2026 में। अभी 25 चल रहा है, 1 साल बाद में फरवरी 2026 में होगा। नेक्स्ट होगा वो जयपुर में होगा, वो भी सीडोस ही उसका आयोजन है वो करेगा। तो इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन करने वाली संस्था हमेशा सेम रहती है, सीडोस सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑन स्टोन्स वाली, और साथ ही फिकी इसके द्वारा। मिट्टी नहीं है, फिक्की है, स्टोन कैसे हैं, फिक्की, मैं नहीं कह रही। इंडिया स्टोन मार्ट में आपकी जो संस्था है वो कौन सी है, फिक्की है। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा सीतापुरा जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी को प्रोत्साहन देने के लिए जेम्स स्पोर्ट्स की स्थापना की गई है। सीतापुरा जयपुर में जापानी पार्क बना हुआ है निमराना, अलवर में। 45 यूनिट कार्यरत है। एक और यूनिट लगाई जा रही है गिलोय, अलवर में। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज बनाए गए हैं कहाँ पर, आपके जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा जयपुर में। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में। अदर देखोगे तो पचपद्रा में भी औद्योगिक सेक्टर लगा हुआ है। अलवर में कोस्टल सेक्टर है वो बने हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान में 10 नए औद्योगिक केंद्र है वो क्षेत्र है वो बनाए जाने के रिगार्डिंग बजट 2023-24 में कुछ डिक्लेरेशन वगैरह की गई थी। तो या फिर करंट में रहा था शायद, करंट का ये न्यूज़ थी कि 10 नए औद्योगिक क्षेत्र लगाए जाएंगे। कहाँ पर, आपके नागौर में देखने मिलेगा राजस कहाँ पर है, नागौर। जयपुर में है कुंज बिहारीपुरा। बूंदी में है नेनवा कहाँ पर है, बूंदी में। झालावाड़ में है उमरिया झालावाड़। पाली में 2 सेंटर है, नाडोल और वकराना कहाँ पर है, पाली।
उदयपुर में है मालकी टूस मालवा का चौरा। मालकी टूस मालवा का चौरा कहाँ पर देखने मिलेगा? उदयपुर में। बाड़मेर में धर्मपुरा, बाड़मेर के धर्म और ओशिया जोधपुर। ओशिया लोकेशन वैसे भी जोधपुर में है, ओशिया जोधपुर, बाड़मेर में धर्म, उदयपुर में मालकी टूस मालवा का चौरा, पाली में है नाडोल और वकराना, झालावाड़ में है उमरिया, बूंदी में है नेलवा, जयपुर में है कुंज बिहारीपुरा, राजस्थान आपके नागौर में। रिको ने निमराना औद्योगिक क्षेत्र में अलवर में जापानी जोन है वो स्थापित किए हैं। इसके अलावा रिको वो क्या कर रही है? 36 प्रोजेक्ट इसके द्वारा पूर्ण कर लिए हैं ग्रामीण जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग। साथ ही माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी कुछ प्रोग्राम वगैरह चला रही है। औद्योगिक अपशिष्ट प्रणाली हेतु भिवाड़ी में कुछ विशेष सहायता प्रदान है वो की जा रही है। सिरेमिक जोन आप देखोगे राजस्थान में तो सिरेमिक जोन आपको देखने मिलेगा किलोट अलवर कॉम्प्लेक्स देखने मिलेगा खारा बीकानेर में और रिसर्च बीकानेर। सिरेमिक हमारे सिरेमिक वाला वर्ड्स बार बार आता है। सिरेमिक जोन तो कहाँ है? किलोट अलवर में। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है? खारा बीकानेर में। सिरेमिक अनुसंधान कहाँ पर है? बीकानेर में। एक आती है आपके दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिसे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के अंतर्गत भी इसे हम मानते हैं। ये आपके 1504 किलोमीटर की है। दादरी यूपी से स्टार्ट होती है, जवाहरलाल पोर्ट मुंबई के बीच बनी हुई है। टोटल 6 राज्य और 1 यूटी को इसमें शामिल किया गया। 6 राज्य कौन कौन से हैं आपके? यूपी हरियाणा राजस्थान एमपी और गुजरात और महाराष्ट्र ये इसमें लिए गए हैं। दादरी यूपी से जवाहरलाल पोर्ट मुंबई तक ये संचालित है। और यूटी कौन सा है? इसमें दिल्ली है। तो यूपी हरियाणा राजस्थान गुजरात एमपी और महाराष्ट्र में ये है बनी हुई है। 1504 किलोमीटर की बनेगी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 6 राज्य 1 यूटी को शामिल किया गया है। राजस्थान में 38% भाग इससे गुजरता है। राजस्थान के 38% भाग से आपके जापान द्वारा सहायता प्राप्त दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजर रहा है। लगभग देखोगे तो 1504 में से राजस्थान में कितना है? 559 है किलोमीटर आपको देखने मिलेगी। इसकी लेंथ है वो देखने मिलती है। जापान की सहायता, जापान इसमें $90 मिलियन की इसमें हेल्प है वो कर रहा है। जापान कितनी हेल्प कर रहा है? $90 बिलियन की। इसके द्वारा 2 निवेश क्षेत्र बने हुए हैं, खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र। इसके अलावा अजमेर किशनगढ़। खुसखेड़ा भिवाड़ी वाला नोड 7 है, अजमेर किशनगढ़ का नोड है वो 9 है। अजमेर किशनगढ़ नोड नंबर 9, खुसखेड़ा भिवाड़ी नोड नंबर 7। खुसखेड़ा भिवाड़ी नोड नंबर 7। 3 औद्योगिक क्षेत्र बने हुए हैं। नोड नंबर 11 है आपके जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। नोड नंबर 8 होना चाहिए ये देख लेना। हाँ, नोड नंबर 8 ही है। ये आपके जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र। और नोड नंबर 10 है राजमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र। तो 10 में है आपके राजमंद भीलवाड़ा, जयपुर दौसा और जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। रिको है वो जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है, उसकी जिम्मेदारी ली है रिको ने 12 अक्टूबर 2020 को। इसके लिए विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में इसे अधिसूचित किया गया था। किसको? जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को। रिको ने इसकी जिम्मेदारी ली है 12 अक्टूबर 2020 को। इसे विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था। और एक को मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है, उसमें तो आपकी फंडिंग कौन कर रही है? जिका जापान की संस्थान है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है, उसमें आपकी फंडिंग कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कर रहा है। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर में तो हेल्प कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक याद कर रहा है। ये इसके रिगार्डिंग है, ये अलग से कुछ नोट्स हैं। और वेस्टर्न में आपके जिका हेल्प कर रही है। पहले चरण में 7वां और 11वां नोड है उसका डेवलप किया जा रहा है। 11वां तो आपके कौन सा हो गया? जोधपुर पाली वाला। और 7वां कौन सा है? खुसखेड़ा भिवाड़ी। तो फर्स्ट जो चरण है उसमें जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और खुसखेड़ा भिवाड़ी का डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके अलावा 8 वाला जयपुर दौसा, 9 अजमेर किशनगढ़ और 10 राजमंद भीलवाड़ा ये बाद में डेवलप किए जाएंगे। राजस्थान में इसके लिए राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी रिडको है वो बनाई गई है। इसके अलावा बचता है आपके खादी और खनन वाला। खादी के रिगार्डिंग बोर्ड बना था 1955। अब हम जो संसद में नहीं होता गिलोटिन की तरह क्लास ख़त्म करेंगे। गिलोटिन प्रस्ताव आता ना, जल्दी से तय कदम ऐसे करेंगे क्लास ख़त्म। अब मेन देख लेते हैं। तो खादी और ग्रामीण बोर्ड बना था 1955 में। ट्रेनिंग सेंटर इसके हैं 3 जगह ट्रेनिंग है, पुष्कर अजमेर, संकुल मानसरोवर जयपुर में और माउंट आबू शिरोई में। बजट 2022-23 में इसने कहा कि हम कोटा, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर में क्या बनाएंगे, इन संभागों पर प्रशिक्षण ट्रेनिंग आरंभ करेंगे। ये बजट में घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 14 अगस्त 2008 को शुरू हुआ था। 18+ के जो भी युवा है उनको
इस योजना में लाभ मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, जो भी खादी ग्रामीण बोर्ड है उसके द्वारा संचालित है। इसके अलावा आपको देखने मिलेगी लघु खादी परियोजना 12वीं फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट की गई थी। 50 लाख तक का लोन इसमें दिया जाता है 2021 से, और जो पहल है वो खादी एक नई पहल आपको देखने मिलेगी। इसके अलावा खादी श्रमिक आर्थिक प्रोत्साहन योजना देखने मिलेगी। 13 जुलाई 2022 को ये लॉन्च स्टार्ट की गई थी। 13 जुलाई 2022 को, जुलाई में एक और आ गए ना, जुलाई से इसमें इस चैप्टर में जुलाई वो मैक्सिमम आता है। 13 जुलाई 2022 को क्या हो रही है, खादी श्रमिक आर्थिक प्रोत्साहन योजना आ रही है। इसके अलावा बजट 2023-24 में क्या घोषणा की गई थी कि हम राजस्थान फाउंडेशन के तत्वाधान में इंटरनेशनल राजस्थली कॉन्क्लेव है वो बनाए जाएंगे। तो राजस्थान फाउंडेशन है उसके तत्वाधान में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव बनाए जाएंगे। और इसके अलावा कुछ राजस्थान में एकीकृत क्लस्टर बनाने की रिगार्डिंग भी बात की गई थी। दौसा और टोंक में चमड़े की रिगार्डिंग, बीकानेर चूरू में बंदेज, बाड़मेर में कशीदाकारी, ब्लू पोल्ट्री जयपुर में। आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा था, बुनकरों को दोगुना करने का टारगेट है वो रखा गया था। बजट 24-25 में मुझे कुछ खास मिला नहीं। फिर आपको आती है माइनिंग में आप देखोगे तो माइनिंग में खनिज उत्पादन में राजस्थान थर्ड पर आता है। टोटल हमारे 81 खनिज आपको देखने मिलेंगे। फर्स्ट तो आपके दिमाग में आएगा कि राजस्थान थर्ड पर है, तो फर्स्ट और सेकंड कौन है? तो फर्स्ट पे है उड़ीसा, सेकंड पे छत्तीसगढ़, थर्ड पर राजस्थान देखने मिलेगा। फर्स्ट पर उड़ीसा, फर्स्ट पर ओडी है। ओडी गाड़ी कैसी है? फर्स्ट पर है, तो उड़ीसा फर्स्ट पर है। फिर सेकंड पर 36 है, 36 को आंकड़ो है। सेकंड पर कितना है? 36 को आंकड़ो। पहली पर ओडी गाड़ी है, ओडी गाड़ी मेरे पास नहीं है, तो उसके और मेरे के बीच में क्या है? 36 का आंकड़ा है। और थर्ड पर मेरा राजस्थान है, थर्ड पर हमारा राजस्थान है। टोटल खनिज कितने? 81 है। खनन कितना का किया जा रहा है? 58 खनिजों का खनन किया जा रहा है। इसमें से 22 मेजर है और 36 आपको माइनर मिनरल है वो देखने मिले। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, ये बस आपने पढ़े होंगे। जो बताया गया है सीसा, जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें बताया गया था राजस्थान में एकमात्र सीसा उत्पादक राज्य है। सीसा जस्ता एकमात्र जिनका प्रोडक्शन राजस्थान करता है वो है सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टेनाइट। और जिनका लगभग पूरा करता है वो है चांदी कैल्साइट जिप्सम है। वहीं बजट जो 2023-24 वाला था उसमें टॉप 5 खनिज बताए गए थे। उसमें बताए गए थे आपके लेड, जिंक, लाइमस्टोन, आयरन, लिग्नाइट और कॉपर। और जो नई खनिज नीति आयोग का ड्राफ्ट है वो 2015 की नीति में सुधार हेतु ही था। 20 सितंबर के अराउंडिंग ड्राफ्ट है वो जारी किया था। और इसमें कुछ परसेंटेज वगैरह भी दिए गए थे जीएसटीपी का, कि वर्तमान में हमारा 3.4% है, लेकिन 29-30 तक हम 5% करेंगे, 46-47 तक इसको 4 से 8% तक कर देंगे। और साथ ही बताया गया था कि अगले 5 वर्षों में राजस्व है उसको 3 गुना बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपये करना, साथ ही 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाना। तो अगले 5 वर्षों में राजस्व को 3 गुना बढ़ाकर कितना करना था? 25,000 करोड़ का करने का टारगेट गवर्नमेंट का था। साथ ही 1 करोड़ लोगों को जॉब देनी थी। ये 2023-24 में आए थे। कुछ अदर से हमारे करंट अफेयर्स में कुछ फैक्ट है वो आपको देखने मिलते हैं। लेड, जिंक जिसका राजस्व में मैक्सिमम योगदान आपको देखने मिलता है 2419। इसके अलावा आपको लाइम स्टोन, आयरन, लिग्नाइट, कॉपर का योगदान देखने मिलेगा। लेड, लाइम, आयरन, लिग और कॉपर। लगभग है चांदी, कैल्साइट, जिप्सम का लगभग उत्पादन करते हैं। सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टाइट का हम एकमात्र उत्पादक हैं। इसके अलावा कुछ मेजर प्रोडक्ट जैसे बोल क्ले हो, ओकर हो, फॉस्फोराइट हो, स्टेटराइट हो, फेल्सपार हो, फायर क्ले हो, सीमेंट ग्रेड हो या स्टील ग्रेड लाइमस्टोन हो, इनके हम मेजर उत्पादक देश राज्य है वो देखने मिलेंगे। प्रोमिनेंट पोजीशन हमारी किस में देखने मिलेगी? तो प्रोमिनेंट पोजीशन हमारी मार्बल, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट में बनी हुई है। प्रोमिनेंट पोजीशन किस में है? मार्बल, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट में आपको देखने मिलेगी। एमसेंट पॉलिसी जो 2020 वाली थी उसमें तो वो आई थी 25 जनवरी 2021 को, और उसमें था कि राजकीय कार्यों में 25% तक हम क्या लेंगे? एमसेंट का यूज़ किया जाएगा, और इसकी अनिवार्यता इसको उपलब्धता के आधार पर 50% तक बढ़ा देंगे। अभी हाल ही में एमसेंट पॉलिसी एक न्यू आ गई है। जो न्यू एमसेंट पॉलिसी आई है उसमें क्या बताया गया है? न्यू एमसेंट पॉलिसी में बताया गया है कि एमसेंट यूनिट है उसको अब उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। जैसे हमने ये भी एक बार पहले हमने एक ही स्कीम में देखा, 1975 में उसको आपके राजसिकों को उद्योग का दर्जा दिया गया था। 1960 में बना था स्मॉल इंडस्ट्री वाला, और पीएसयू को उसको उद्योग का दर्जा 1975 में दे रहे थे। एमसेंट पॉलिसी 2024 में बात की गई कि एमसेंट यूनिट है उसको भी हम किसका देंगे? उद्योग का दर्जा देंगे।
साथ ही एम्स एंड यूनिट है, इसकी स्थापना में टर्नओवर और अनुभव की बाध्यता है वो समाप्त कर दी। पहले इसमें था टर्न और अनुभव की बाध्यता थी, अब इसमें टर्न और अनुभव की बाध्यता है वो समाप्त कर दी गई है। एम्स एंड के उत्पादन में प्रतिवर्ष 20% ग्रोथ करना, ये भी टारगेट रखा गया है। साथ ही सरकार से वित्त पोषित जो भी निर्माण कार्य है उसमें 25% की एम्स एंड अनिवार्यता की उपयोगिता है वो अनिवार्य। तो पहले भी थी 25% वाली, अब भी 25% है। उत्पादन में 20% की वृद्धि करना, प्रति वर्ष 20% की वृद्धि करना, जिससे कि हम आगे तक 50% तक उसको बढ़ा सकें। कुछ अदर छूट वगैरह यहाँ पर बताई गई है। मेन है कि टर्न और अनुभव की बाध्यता इसमें समाप्त कर दी गई है। और ड्रिप्स योजना है, ये बताया गया कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, इसके अंतर्गत इसे परिलाभ दिया जाएगा एम्स एंड यूनिट 2024 को। तो ये हमने एम्स एंड पॉलिसी देखी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसमें जो 2024 वाली अभी हाल में करंट में क्या रहा था, 2024 में एक न्यू पॉलिसी इसमें आ गई है, वही 25% की तो अनिवार्यता है। अनिवार्यता से आप समझ जाओगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में है। इसके अलावा जो भी टर्नओवर एंड अनुभव की बाध्यता है वो समाप्त कर दी गई है। ये आप इसमें याद रखना। और एक इसमें एम्स एंड है, इसको हम किसका दर्जा देंगे, उद्योग का दर्जा देंगे। किसका, उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। ये एम्स एंड पॉलिसी 2024 में बताया गया है। और प्रतिवर्ष वृद्धि कितनी करनी है, प्रति वर्ष 20% की हमें क्या करनी है, ग्रोथ है वो करनी है। इसके अलावा एक आपको देखने मिलेगा RSML, राजस्थान राज्य खान और खनिज उद्योग लिमिटेड। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड राज्य सरकार का एक उपक्रम है, जिसकी स्थापना 30 सितंबर 1974 में की गई थी कंपनी एक्ट 1956 के तहत। 30 सितंबर 1974 में कंपनी एक्ट 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा कंपनी की गतिविधियाँ उसको 4 भागों में बांटकर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और प्रॉफिट सेंटर बने हुए हैं। इसमें आपको देखने मिलेगा रॉक फॉस्फेट के रिगार्डिंग जामरकोटला उदयपुर में है। जामरकोटला जो खनिज है वो भी उदयपुर में, रॉक फॉस्फेट जो खनिज है वो भी जामरकोटला उदयपुर में देखने मिलेगा। तो जो स्टैटिक और बिजनेस यूनिट है प्रॉफिट सेंटर वो भी वहीं पर बना हुआ है। जिप्सम के लिए बीकानेर में, लिग्नाइट के लिए जयपुर में और लाइम स्टोन जोधपुर में है। इसके अलावा राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास है वो जयपुर में है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बना हुआ है आपके। गैर लाभकारी निकाय हैं, उसके लिए खनन प्रभावित जो भी उद्योग है उनको, खनन प्रभावित जो भी क्षेत्र के लोग हैं उनको सहायता प्रदान की जाती है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के अंतर्गत प्रत्येक 33 जिलों में DMFT के हेतु अधिसूचना 2016 में जारी की गई थी। और प्रत्येक जिले में DMFT की स्थापना की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। 31 मई 2016 को DMFT के रूल्स 2016 अधिनियमित किए गए थे। ये आप डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में आप देखोगे एक गैर लाभकारी निकाय, जिसमें प्रत्येक 33 जिलों में DMFT के लिए अधिसूचना 2016 में जारी की गई थी। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि 31 मई 2016 को DMFT रूल्स वगैरह है उनको अधिनियमित किया जाएगा। एम्स एंड पॉलिसी हमने देखी ली। 25 जनवरी 2021 की ओल्ड वाली थी, अभी 2024 वाली में न्यू आ गई है। वही सेम है। सेम तो कौन सा है कि इसमें भी कहा था कि एम्स एंड इकाई को उद्योग का दर्जा देंगे, यहाँ भी है कि एम्स एंड उद्योग को दर्जा देंगे, दोनों में सेम ही है। 25% की अनिवार्यता न्यूनतम कर दी गई थी, इसमें भी 25% की अनिवार्यता न्यूनतम है। और लेकिन इसमें जो न्यू है वो आपको टर्नओवर वाला न्यू आपको देखने मिलेगा। टर्नओवर और अनुभव की बाध्यता समाप्त की गई है, प्रतिवर्ष 20% की ग्रोथ है वो करेंगे। अरे ये तो खूब है। तो ये आगे की वाली क्लास में देख लेंगे। आई थिंक 1.5 घंटे की क्लास काफ़ी है। शाम को या सुबह कभी भी मैं इसको रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, और थैंक यू आप सभी के साथ और सपोर्ट के लिए। और आप लोगों को क्लास काफ़ी अच्छी लगती है उसके लिए भी थैंक यू सो मच। आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे। ओके, थैंक यू सो मच।